जहां में जिसका रुतबा सब में निराला है, हर दिशाओं में उनके ज्ञान का फैला हुआ उजाला है। दुख दर्द ना जहां पर, लोभ क्रोध ना मत्सर, शांति ही मिलेगी जहां बैठोगे, अमीर की कोठी हो या गरीब का घर। गौतम के शहर में, गौतम के शहर में, गौतम के शहर में सुख मिलता जिंदगी भर। गौतम के शहर में सुख मिलता जिंदगी भर। गौतम के शहर में सुख मिलता जिंदगी भर। गौतम के शहर में हर इंसान बनाता घर। गौतम के शहर में हर इंसान बनाता घर। गौतम के शहर में, गौतम के शहर में, गौतम के शहर में, गौतम के शहर में। गौतम के शहर भांडार धम्म ज्ञान का रहता सदा भरा। भांडार धम्म ज्ञान का रहता सदा भरा। बोल बुद्धं शरणं गच्छामि, बोल बुद्धं शरणं गच्छामि। होगी तेरी दूर हर परेशानी, होगी तेरी दूर हर परेशानी। जब होगा तू यहाँ धम्म ज्ञानी, जब होगा तू यहाँ धम्म ज्ञानी। इंसानियत की है वो निशानी, इंसानियत की है वो निशानी। भांडार धम्म ज्ञान का रहता सदा भरा। भांडार धम्म ज्ञान का रहता सदा भरा। भांडार धम्म ज्ञान का रहता सदा भरा। खुश हैं ये सारे पाकर, पाकर पाकर खुश हैं ये सारे पाकर। गौतम के शहर में खुश हैं ये सारे पाकर। गौतम के शहर में खुश है ये सारे पाकर। गौतम के शहर में खुश है ये सारे पाकर। गौतम के शहर में पंडित महाज्ञानी डाकू महंत मुनि। पंडित महाज्ञानी डाकू महंत मुनि। पंडित महाज्ञानी डाकू महंत मुनि सब अपना झुकाते सर, सब अपना झुकाते सर। गौतम के शहर में सब अपना झुकाते सर। गौतम के शहर में सब अपना झुकाते सर। गौतम के शहर में सब अपना झुकाते सर। गौतम के शहर में
अहिंसा शांति दया। प्रज्ञाशील करुणा अहिंसा शांति दया। बड़े दुख से कहना पड़ता है कि इस भारत में अभी तक इस विश्व के शांति तो तथागत को ना परखा ना समझा। बुद्ध ना तो ईश्वर है ना तो परमेश्वर है। बुद्ध इज नॉट गॉड, बुद्ध इज ए लॉर्ड। भगवान बुद्ध तृष्णा को नष्ट करके हिंसा के जिंदगी का अहिंसा शांति के मार्ग से जिन्होंने कल्याण बताया, ऐसे तथागत को यहाँ ईश्वर समझा जाता है। और बुद्ध को छुपाकर शांति अहिंसा के पुजारी के रूप में बापू गांधी को आगे किया जाता है, जबकि गांधी ने भी शांति अहिंसा बुद्ध से ही ली है। बुद्ध पहले पैदा हुए, गांधी बाद में हुए, इसलिए शांति अहिंसा के जनक भगवान इस जमीन पर सिर्फ बुद्ध को ही कहना चाहिए, क्योंकि बुद्ध इज ए लॉर्ड। भगवान बुद्ध प्रज्ञाशील करुणा अहिंसा शांति दया। प्रज्ञाशील करुणा अहिंसा शांति दया। जाता ये रास्ता हर गौतम के शहर में, जाता ये रास्ता हर गौतम के शहर में। जाता ये रास्ता हर गौतम के शहर में, जाता ये रास्ता हर गौतम के शहर में। थाईलैंड तिबेट ब्रह्मदेश श्रीलंका चीन जापान। थाईलैंड तिबेट ब्रह्मदेश श्रीलंका चीन जापान। थाईलैंड तिबेट ब्रह्मदेश श्रीलंका चीन जापान। ये बस्तियां हैं मिलकर मिलकर मिलकर, ये बस्तियां हैं मिलकर गौतम के शहर में। ये बस्तियां हैं मिलकर गौतम के शहर में। ये बस्तियां हैं मिलकर गौतम के शहर में, ये बस्तियां हैं मिलकर गौतम के शहर में। लुम्बिनी गया काशी कुशिनारा सारनाथ। लुम्बिनी गया काशी कुशिनारा सारनाथ। जमी पे गौतम ने अपनी एक दुनिया बसाई है, सारे जगत में संसार। और अब एक खास बात, आरजे रमजाहिर के दर्शकों से निवेदन है, ताबड़तोड़ बेबाक व बेझिझक खबर देखने व जानने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें। लाल कलर का बटन सब्सक्राइब बटन है, उसे दबाते ही बेल आइकन आ जाएगा, उसे क्लिक करके ऑल ऑप्शन सेलेक्ट कर दें, जिससे सबसे पहले हमारे द्वारा डाले गए वीडियो आपके पास पहुंचेंगे और आप निर्बाध तरीके से इस चैनल के माध्यम से सारे खबर सबसे पहले देख सकते हैं। नमस्कार। घरों में रहकर अपनों और अपनों को साथ देने के लिए धन्यवाद। हमारे लिए घरों से बाहर रहकर ड्यूटी निभाने के लिए धन्यवाद। नहीं है सड़कों पर आपको चाय पानी का खर्चा देने वाले, फिर भी चौराहे पे 24 घंटा खड़े रहने के लिए धन्यवाद। खुद की जान खतरे में डाल दूसरों की जान बचाने के लिए धन्यवाद। बिना सिगरेट बिना शराब बिना गुटखा खैनी के चने चबाते हुए घरों में रहने के लिए धन्यवाद। दूर रहकर भी पराया ना समझें अपनों को, हम भी तड़प रहे हैं आपसे मिलने को। शासन की सारी निगाहें आपको लाने पर हैं, बहुत जिम्मेदारी है राज्य के जिम्मेदारों पर। नोवेल कोरोना वायरस विश्वव्यापी महामारी का रूप इख्तियार कर लिया। ऐसे में जरूरत है हम सबको एक दूसरे का साथ देने का, क्योंकि यह खतरनाक बीमारी ना बंदूक से डरता है, ना तलवार से, ना तोप से डरता है, ना ही बम से। ये डरता है तो सिर्फ अकेलेपन से, और इसकी ताकत भीड़ भाड़ में और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इसलिए आप सबसे अपील है, कृपया घरों में रहे और घर में रहकर जमात सैनिक की तरह इस खतरनाक बीमारी को लड़ने में शासन प्रशासन की मदद करें। धन्यवाद। के नारों से
विश्व नोवेल कोरोना वायरस रूपी महामारी से जूझ रहा है। कई शहरी क्षेत्रों में धारा 144 लगा दिया गया है। ऐसे में आरजे रमझाझर भी आपसे अपील करता है, बिना कारण घरों से ना निकलें, समय समय पर हाथ अपना साबुन से जरूर धोएं और बेवजह फैल रही अफवाहों से दूरी बनाए रखें। यकीन माने, भारत सरकार सहित शासन प्रशासन इस महामारी को जड़ से उखाड़ने में जल्द ही कामयाबी पालेगी। धन्यवाद। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? खबर है बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र का, जहां पर पुलिस के द्वारा दूसरी बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑटो समेत 10.5 किलोग्राम गांजा, जिसकी कीमत लगभग 2,35,000 की है, उसे जब्त किया गया है। खबर के अनुसार बिलासपुर जिला के मस्तूरी क्षेत्र की पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि कोई अज्ञात व्यक्ति ऑटो में अवैध मादक पदार्थ गांजा भरकर गांजे की तस्करी बिलासपुर क्षेत्र में करने का प्रयास कर रहा है। सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया तथा पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर प्रशांत अग्रवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण संजय ध्रुव, नगर पुलिस अधीक्षक निमिषा पांडे से आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त कर उपरोक्त मादक पदार्थ गांजा के तस्कर को पकड़ने के लिए थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह के द्वारा 2 पुलिस टीम का गठन किया गया। एक टीम खुटा घाट के पास तथा दूसरी टीम जयराम नगर मोड़ के पास सूचना में प्राप्त ऑटो का इंतजार करने लगे। कुछ समय बाद संदिग्ध ऑटो वाहन क्रमांक OD 15 P1776 आती हुई दिखाई दी। पहले टीम ने दूसरी टीम को सचेत किया। दूसरी टीम के द्वारा उक्त ऑटो को रोका गया। पुलिस टीम द्वारा रोके जाने पर ऑटो चालक भागने लगा, जिसे घेराबंदी करके पकड़ लिया गया और बाद में पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने अपना नाम बोनो बादी, पिता नेपाल बादी, उम्र 35 वर्ष, निवासी गोला बांधा, जिला संबलपुर, उड़ीसा बताया। इस व्यक्ति के संदिग्ध गतिविधियों को देखते हुए पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा का परिवहन करना बताया और इसके साथ ही अवैध मादक पदार्थ को ड्राइवर सीट के नीचे बने चेंबर में छुपा के रखना बताया, जिसे खुलवाने पर 10 पैकेट में 10 किलोग्राम तथा एक पैकेट पर 500 ग्राम कुल 10 किलो 500 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ और इसके परिवहन के संबंध में कोई हुई, जिस पर पुलिस टीम के द्वारा उक्त ऑटो चालक के पास से कोई वैधानिक दस्तावेज नहीं प्राप्त होने पर उस व्यक्ति का यह कृत्य NDPS एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन करना बताया गया, जिस पर आरोपी के विरुद्ध थाना मस्तूरी में अपराध क्रमांक 389/2020 धारा 20B नारकोटिक्स एक्ट पंजीबद्ध किया गया तथा आरोपी बोनोबादी को विधिवत गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही उसके कब्जे से 10 किलो 500 ग्राम गांजा, जिसका बाजार मूल्य लगभग 85,000 तथा एक ऑटो जिसका बाजार मूल्य लगभग 1,50,000 रुपए है, जब्त किया गया। कुल मिलाकर 2,35,000 रुपए की संपत्ति जब्त की गई तथा गिरफ्तार आरोपी को माननीय न्यायालय में रिमांड में प्रस्तुत किया गया। संपूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी मस्तूरी फैजुल शाह तथा सहायक उप निरीक्षक भूरेदास, प्रधान आरक्षक मनोज राजपूत, आरक्षक मिथिलेश सोनी, योगेंद्र खुटे, कमलेश शर्मा, सुरेंद्र, वीरेंद्र राठौर, मुकेश राय की सराहनीय भूमिका रही। मस्तूरी बिलासपुर से रविंद्र टंडन के साथ मनोहर बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? खबर है मुंगेली जिले का, जहां धान की बोरी चोरी करने वाले आरोपियों को मुंगेली पुलिस ने चंद घंटों में ही किया गिरफ्तार। खबर के अनुसार मुंगेली जिले में दिनांक 21/9/2020 को प्रार्थी तीरथ राम यादव, पिता नेम सिंह यादव, निवासी पड़ाव चौक मुंगेली ने रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 19/9/2020 को अपने पिकअप में भरी 20 बोरी धान पड़ाव चौक के पास खड़ा कर घर चला गया था, जिसे अज्ञात चोरों के द्वारा पिकअप में रखे धान 20 बोरी को, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए थी, उसको चोरी कर लिया गया और इसके
जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी द्वारा थाने में दर्ज कराया गया। रिपोर्ट पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया जा रहा था। प्रकरण में आरोपी पतासाजी हेतु पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार कुजूर के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली कमलेश्वर चंदेल एवं एसडीओपी मुंगेली तेजराम पटेल के मार्गदर्शन में उक्त प्रकरण में संदेही कलेश चंद्रवंशी पिता लालाराम उम्र 43 वर्ष निवासी लोहझरी थाना पांडातराई एवं राजकमल सारथी पिता राजकुमार उम्र 19 वर्ष निवासी दर्रीपारा कवर्धा को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर चोरी किए गए 20 बोरी धान को चोरी करना स्वीकार किया, जिनके कब्जे से 20 बोरी धान जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए थी, उसे जब्त कर आरोपियों को दिनांक 21/9/2020 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक विश्वजीत सिंह, नोखेलाल कुर्रे, आरक्षक दिलीप साहू, संजय यादव, दयाल गवस्कर का विशेष योगदान रहा। मुंगेली से चुनामणि खांडे के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। खबर है मुंगेली जिले का, जहां पर सामाजिक संस्था दीनबंधु हेल्प फाउंडेशन मुंगेली के द्वारा 20 सितंबर दिन रविवार को शक्ति माई मंदिर परिसर मुंगेली में विशाल पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न प्रजाति के फूलदार, शोभादार, फलदार एवं छायादार पौधे लगाए गए। इन पौधों में पारिजात, आंवला, पीपल, बेल, कदम, किकोम, गुड़हल आदि पौधे का रोपण किया गया। इसके साथ ही बांस से निर्मित ट्री गार्ड लगाकर रक्षा करने का संकल्प भी इन पौधों के लिए लिया गया। इस लोक उपकारकारी कार्य में मुख्य अतिथि के रूप में संतूलाल सोनकर, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद मुंगेली, इसके साथ ही हेमेंद्र गोस्वामी, छाया अध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी मुंगेली, जगदीश साहू, अध्यक्ष जय शक्ति माई सेवा समिति मुंगेली और साथ ही अन्य पार्षदगण उपस्थित थे। आज ग्राम पेंडारा कापा की पावन धरा पर माता शक्ति माई की असीम कृपा से यहाँ पर एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया है। इस वार्ड के पार्षद भाई मोहित बंजारा के साथ नगर पालिका के सभी हमारे पार्षद साथी, अध्यक्ष और हमारे जितने भी ग्रामवासी हैं यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा मूल उद्देश्य है कि वृक्षारोपण के माध्यम से लोगों को एक जागरूक करना कि हर व्यक्ति कम से कम 5 पेड़ अवश्य लगाएं, इसको अपने परिवार की तरह पाले, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि पर्यावरण जो है संतुलन बना रहे। लोगों से मैं अपील करेंगे कि वृक्ष मतलब एक जितना ज्यादा हो सके बढ़ाए और पर्यावरण में सुधार करें। कोरोना वाले मैं चाहता हूं कि आदमी घर में रहे, सुरक्षित रहे, किसी प्रकार की लापरवाही मत करे। जिस प्रकार कोरोना फैल रहा है वो भयावह स्थिति में है, इस स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति इसको बहुत गंभीरता से ले, कोई प्रकार की लापरवाही मत करे। इसके अलावा दीनबंधु हेल्प फाउंडेशन से परमेश्वर साहू, उमेद साहू, गणेश साहू, किशन साहू, नरेंद्र साहू, मोहित बंजारे, राजेंद्र साहू, चंद्रशेखर चेलकर, आदर्श गुप्ता, राजा, रामराज, ओम प्रकाश, सूरज साहू, धनसाय आदि सदस्यगण उपस्थित थे। मुंगेली जिला की एक सामाजिक संस्था दीनबंधु हेल्प फाउंडेशन, जिन्होंने समाज में जागरूकता लाने के लिए एक नई शुरुआत किया है। दीनबंधु हेल्प फाउंडेशन ने मुंगेली के अनेक जगहों पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया था। शक्ति माई मंदिर मुंगेली में भी हमारी संस्था दीनबंधु हेल्प फाउंडेशन के द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था। मुंगेली से चुनामणि खांडे के साथ अजीत जायसवाल की रिपोर्ट। आरजे रमझाझर। बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है? मौत से आंख मिलाने की जरूरत क्या है? जिंदगी बहुत कीमती है, इसे संभाल के रख। कब्रगाहों को सजाने की जरूरत क्या है? सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल। यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है? दिल बहलाने के लिए घर में वजह है काफी। यूं ही गलियों में भटकने की जरूरत क्या है? पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी समझदारी है। अभी बहुत उम्र बाकी है सैर सपाटे के लिए, इतनी जल्दी घबराने की जरूरत क्या है? खबर है रायगढ़ जिले का, जहां पर रायगढ़ कलेक्टर के निर्देशन में नगर निगम आयुक्त ने श्रम विभाग एवं नगर निगम की टीम के साथ शनि मंदिर स्थल में एकत्रित मजदूरों को उनके हित में स्थान परिवर्तन कराकर जूट मिल बस स्टैंड में भेजा था, किंतु श्रमिकों के अनुसार उस स्थान में उन्हें काम नहीं मिल रहा।
जिसके लिए कलेक्टर भीम सिंह स्वयं उनके समस्याओं को सुनने पहुंचे हुए थे। आपको बता दें कि बुधवार को कलेक्टर भीम सिंह के आदेश अनुसार नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने श्रम विभाग एवं निगम अमला के साथ शनि मंदिर स्थान पर बैठने वाले मजदूरों को जूट मिल बस स्टैंड में व्यवस्थित कराया गया था। क्योंकि वह स्थल अंधा मोड़ के साथ कोविड-19 के खतरे से भरा हुआ था। यहां हर रोज 300 से 400 श्रमिक बगैर सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क में रहते हैं। इसी कारण से उन्हें बस स्टैंड में विस्थापन करना ज्यादा उपयुक्त समझा गया। लेकिन उनमें से कुछ श्रमिक वहां से जाने का विरोध कर रहे थे, किंतु उन्हें इस बात को लेकर समझाया गया कि सर्व सुविधा के साथ सभी को वहां शिफ्ट किया जाएगा। रायगढ़ में बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जहां 300-400 श्रमिकों के सामने रोजी रोटी की समस्या है, तो वहीं प्रशासन के सामने उनकी सुरक्षा की चुनौती है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य बनाने के लिए कलेक्टर भीम सिंह ने जो पहल किया है, निश्चय ही काबिले तारीफ है। जब तक इनको रोजगार की समुचित व्यवस्था नहीं मिल जाती, तब तक नगर निगम इनकी रोजी रोटी और स्वास्थ्य की चिंता करेगी। आने वाले समय में देखना होगा कि किस तरह से कोरोना और रोजी रोटी के बीच में जूझते इन समूहों के लिए स्थायी हल निकल पाएगा। वैसे भी श्रमिकों की आवश्यकता जिसे होती है वह उन तक पहुंच जाते हैं। बहरहाल श्रमिकों के हित को ध्यान में रखते हुए शिफ्टिंग की गई थी। आज जिला कलेक्टर रायगढ़ भीम सिंह ने उन्हें उनकी समस्या सुनने स्थल निरीक्षण किया। श्रमिकों की बातों को संज्ञान में लेकर उन्हें समझाते हुए एक हफ्ते रहकर स्थिति को समझने की समझाइश दी गई। अभी क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो वहाँ शिफ्ट कराया गया है। अभी उनको ये बताया गया है हमने कि भाई वहाँ पर यदि काम मिल जाता है तो अच्छी जगह है वो, और यहाँ पर ट्रैफिक भी बाधित नहीं होगा। लेकिन उनका ध्यान रखा जाएगा। मान लो उनको काम आने मिलता है तो नई जगह में जूट मिल पे क्या क्या कमियां हैं, वहाँ क्या क्या कमी दूर कर सकते हैं, और साथ ही ये भी देख सकते हैं कि वहाँ पर उनको रोज़गार मिल रहा है कि नहीं। उसके बाद कलेक्टर सर जैसा निर्णय लेंगे निगम प्रशासन और लेबर्स को मंजूर होगा। गौरतलब बात यह है कि इस दौरान उनकी रोजी रोटी और स्वास्थ्य को लेकर नगर निगम आयुक्त द्वारा समुचित व्यवस्था कराया जाएगा। लेकिन तब भी हालात नहीं सुधरे तो फिर से माकूल स्थान पर भेजने की कवायद होगी। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। इस्माइल मेमन को नगर पंचायत सरगांव से एल्डरमैन बनने पर समस्त नगर वासियों की ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। इस्माइल मेमन को नगर पंचायत सरगांव से एल्डरमैन बनने पर समस्त नगर वासियों की ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। खबर है बलौदाबाजार के पलारी क्षेत्र का, जहां पर बलौदाबाजार जिले के पलारी विकासखंड शहर में एक संदिग्ध लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। खतोरा नाका का एक 14 वर्षीय युवक का बताया जा रहा है, जिसके संबंध में घटना किस प्रकार से घटी यह तो अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है, मगर युवक की लाश प्राप्त करने के पश्चात पुलिस जांची कार्रवाई में जुटी हुई है। 14 वर्ष का जो एक मोहम्मद आलम नाम का लड़का है, वह खरतोरा नाके में वो नहर में उतरा। नहर का बहाव तेज होने के कारण वह डूब गया उसमें, और उसकी लाश काफी दूर तक के तैरते हुए आगे बढ़ गई। लगातार इस क्षेत्र में इस प्रकार से संदिग्ध लाशों का मिलना कहीं न कहीं पुलिसिया कार्रवाई पर और पुलिसिया गश्त पर सवालिया निशान उठाता नजर आता है। बलौदाबाजार पलारी से धनेश आडिल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
खबर है मुंगेली जिला के लोरमी क्षेत्र का। इन दिनों छत्तीसगढ़ के नए विधानसभा के शिलान्यास के साथ ही ममतामयी मिनी माता का नाम कहीं पर भी उल्लेख नहीं किए जाने का मामला पूरे छत्तीसगढ़ में चहुओर मुखरित होता नजर आ रहा है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सतनाम महासंघ लोरमी के द्वारा SDM को ज्ञापन सौंपा गया है। खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम ममतामयी मिनी माता के नाम से है। वहीं नया रायपुर में अब नए विधानसभा का छत्तीसगढ़ शासन द्वारा शिलान्यास किया गया था, जहां पर शिलान्यास में ममतामयी मिनी माता का नाम नहीं लिखा गया और न ही मंत्रियों के द्वारा संबोधन में जिक्र किया गया। इस संबंध में छत्तीसगढ़ सतनाम महासंघ लोरमी के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम लोरमी अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सुपुर्द किया गया है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ में सभी सतनामी समाज आक्रोश में है और सभी जगह पूरे छत्तीसगढ़ में कलेक्टर एवं अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। वहीं मुंगेली जिला के छत्तीसगढ़ सतनाम महासंघ लोरमी के ब्लॉक अध्यक्ष योगेंद्र घृतलहरे का कहना है कि अगर छत्तीसगढ़ विधानसभा का नाम ममतामयी मिनी माता के नाम से नहीं रखा जाएगा तो हम लोग आंदोलन एवं धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके साथ ही अभी पूरे छत्तीसगढ़ के सभी सतनामी समाज आक्रोश में है और सिर्फ मुंगेली जिले में धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में सतनामियों के द्वारा धरना प्रदर्शन करने की बातें कही जा रही हैं और जिसका जवाबदार सरकार को बताते चल रहे हैं। छत्तीसगढ़ सतनाम महासंघ के ज्ञापन सौंपने के बाद जब पत्रकारों के द्वारा लोरमी अनुविभागीय अधिकारी से जानकारी ली गई तो लोरमी अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा बाइट देने से साफ साफ मना कर दिया गया। इस घटना से सतनामी समाज की उपेक्षा किया जाना अधिकारियों के द्वारा प्रतीत होता है। इस आवेदन को सौंपने के पश्चात किस प्रकार की अगली कार्रवाई होती है, इस तमाम प्रक्रिया में लोरमी ब्लॉक उपाध्यक्ष योगेश घृतलहरे, लोरमी ब्लॉक कोषाध्यक्ष ज्वाला प्रसाद मंगेशकर, मुंगेली जिला सह सचिव हरजीत भास्कर, मुंगेली जिला महिला प्रकोष्ठ अध्यक्ष स्मृति घृतलहरे, जनपद सदस्य हेमिन मंगेशकर, ब्लॉक लोरमी संयोजक तुलाराम बघेल, ब्लॉक लोरमी सह सचिव अंजोर दास एवं साथ ही मया प्रसाद, मुकेश बंजारा, दीपक बंजारा, अजीत नौरंग, दीपचंद टोंडे आदि उपस्थित रहे। हम अपनी लड़ाई जो है शासन प्रशासन सबके पास लेके जाएंगे और उस हद तक लड़ेंगे जब तक हमारे मिनी माता का नाम वहाँ पर आ न जाए, तब तक हम लोग चक्का जाम करवाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। नवीन मिनी माता वहाँ क्या बोलते हैं रायपुर में नया अध्यक्ष वो बन रहा है विधानसभा, उसमें मिनी माता को कोई जिक्र नहीं किया है। इस नाम से पुराना जो मिनी माता फर्स्ट बार रायपुर का सांसद था, इस नाम से उसका नाम पहले जो रायपुर में था मिनी माता नाम से भवन था, इस नाम से उसका नाम जो नया रायपुर में बन रहा है उसका निराकरण उसी का नाम से मिनी माता ममतामयी का नाम से बनना चाहिए। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। खबर है मुंगेली जिला का, जहां पर दो पक्षों में मारपीट के बाद मामला पहुंचा थाना कोतवाली। खबर के अनुसार पूरा मामला मुंगेली थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत रीवा पार का है, जहां पर 9/9/2020 को दो पक्षों में मारपीट हो गई। जानकारी के मुताबिक तालाब में साहू समाज के एक लड़के के द्वारा मछली पकड़ने का काम किया जा रहा था। वहीं पर आसपास उसके इस कार्य को कुछ बच्चों के द्वारा देखा जा रहा था और मछली फंसते ही हल्ला कर देने से युवक का मछली फंदे में नहीं फंस रहा था। इस बात से झल्लाकर साहू समाज के उस लड़के के द्वारा देखने वाले लड़कों के साथ कहासुनी हुई और देखते ही देखते यह बात मारपीट तक उतर आई। आदमी गाड़ी से मारे हुए और उसके बाद आए, फिर वहाँ पे एक दो भाई लोग मार रहे थे। जब फिर आए फिर घर पे आए तो घर पे आके सब बराबर देते गए, सब लाठी से मार के गिरा गए। दोनों पक्षों में मारपीट होने के साथ ही 11/9/2020 को थाना मुंगेली में
दोनों पक्षों के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया। वहीं पुलिस के द्वारा दोनों पक्षों का डॉक्टरी मुलाजा कर उचित कार्रवाई करने की कार्रवाई की जा रही है। मामला रिंगवा पार का है। ये परसों दिनांक 9/9/20 सुबह दोपहर तालाब के पास साहू परिवार के कुछ लड़के मछली मार रहे थे। मछली मारते वक्त क्या है, एक मछली फंसा जिसमें किसी बच्चे ने हल्ला कर दिया। उसी बात पर से विवाद हुआ। सभी का डॉक्टरी मुलाजा फॉर्म भर दिया गया है। इलाज के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। मुंगेली से चुनामणि खांडे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है राजनांदगांव क्षेत्र के छुई खदान का, जहां पर तालाब में पचरीकरण व पुल निर्माण की मांग बना सपना। खबर के अनुसार विकास की बड़ी बड़ी बातें करने वाली खैरागढ़ विधानसभा के नेताओं की नजरें ग्राम पंचायत दुल्लापुर के आश्रित ग्राम सेतवा में कैसे नहीं पड़ी, ताज्जुब की बात है। इसे नेताओं की विकास के नाम पर खुली ढकोसला कहें या उनकी निष्क्रियता। सेतवा गांववासी विगत कई वर्षों से गांव के ही तालाब में पचरीकरण व पुल निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन इन नेताओं की कानों में जूंगे तक नहीं रेंग रही। अलबत्ता ग्रामीणों को अपनी मांग किसी सपने से कम नहीं लग रहा। हमारे गांव में मेन समस्या है नहाए धोए के तालाब है। पचरी बहुत दिन से हमन मांग करत आत हन। 2-3 बार तो विधायक ले भी दे रहे कि बन्ही की के सब बहाना बना देते। और लइका मन ला, सियान मन ला, माल मवेशी ला इतना परेशानी होते कि कई बार तो लइका मन नहात फिसल जाते। सियान बुजुर्ग इतना दिक्कत होते कि हम बता नहीं सकन। पचरी बनवाना है कई के आर्डर दे हाँ, नहीं बना थे नहाए करे बा तकलीफ होते, लोग लइकन फिसल के गिर जाते। जानकारी के अनुसार ग्राम सेतवा ग्राम पंचायत दुल्लापुर का आश्रित ग्राम है, जो राजनांदगांव और कबीरधाम जिले को जोड़ता है। गांव के तालाब में पचरीकरण नहीं होने से कभी भी कोई हादसा होने का डर हमेशा ग्रामीणों को बना रहता है। इसी तरह ग्राम सेतवा में मुंडा टोला जाने वाला रास्ता पुल रहित है, जिसके कारण इस क्षेत्र से आने जाने वाले राहगीरों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि खैरागढ़ विधानसभा में पिछले 2 वर्ष ही में गांव की समस्या को सुलझाने का जरा भी कोशिश नहीं की गई है, जिसका नतीजा ग्रामीणों को रोज ही भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल खबर के प्रसारण उपरांत अब यह देखने विषय होगा कि किस प्रकार से अब आगामी दिनों में नेताओं सहित अधिकारियों द्वारा ग्रामीणों की समस्याओं के निराकरण हेतु किस प्रकार से कदम उठाए जाते हैं। राजनांदगांव के छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। कोरोना, जिसे कोविड-19 के नाम से भी जाना जाता है, ये एक विश्वव्यापी महामारी है और इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय है सावधानी। सावधानी के तौर पर हाथ को नियमित अंतराल पर 40 सेकंड तक साबुन या सैनिटाइजर से धोएं, मास्क पहनें एवं फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का सही ढंग से पालन करें। इसके साथ साथ अपने शरीर के अंदर इम्यूनिटी लेवल यानी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की जरूरत होती है। खाने में पौष्टिक तत्व, हरी सब्जियों के ज्यादा से ज्यादा प्रयोग और विटामिन के सेवन से हम आसानी से अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ा सकते हैं। इन सब सावधानियों के बावजूद यदि आपको बुखार, सर्दी जुकाम, गले में खराश, कफ या हाथ पैर में दर्द की समस्या आती है तो आपको अपने नजदीकी कोविड सेंटर में जाकर अपना टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। कोविड में 2 तरह की स्थितियां बनती हैं, एक एसिम्प्टोमेटिक जिसमें मरीज में कोई लक्षण नहीं दिखते और दूसरा सिम्प्टोमेटिक जिसमें लक्षण दिखते हैं। दोनों ही स्थिति में आपको अपने नजदीकी कोविड सेंटर से सलाह लेनी चाहिए। सहायता केंद्र को सूचित करने के बाद आप उनके मार्गदर्शन में होम आइसोलेशन में जा सकते हैं। होम आइसोलेशन मतलब आपके घर के अंदर ही आपके उपयोग के लिए अलग कमरा और एक टॉयलेट की व्यवस्था। होम आइसोलेशन के दौरान मरीज के कोई भी परिजन मरीज से किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखेंगे। मरीज का केयरटेकर भी मरीज के बंद कमरे के बाहर रखे हुए टेबल या कुर्सी पर आवश्यकता अनुसार उसके उपयोग के सामान को रखकर
फोन या आवाज देकर इसकी सूचना देंगे। केयर टेकर के लिए भी ये जरूरी है कि वो संक्रमण से बचने के लिए सारी एहतियात बरते। होम आइसोलेशन में रहते हुए किसी भी वक्त अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी का एहसास होता है तो नीचे दिए गए कंट्रोल रूम नंबर से अपने नजदीकी कंट्रोल रूम को तुरंत सूचित करें। राज्य स्वास्थ्य विभाग की कुशल निगरानी में ये कंट्रोल रूम 24 घंटे आपकी सहायता के लिए तत्पर हैं। होम आइसोलेशन में छोटी छोटी चीजें जिनका आपको रखना है हमेशा ख्याल। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के लिए अलग हवादार कमरा और टॉयलेट होना जरूरी। मरीज की देखभाल के लिए किसी एक व्यक्ति का 24 घंटे उपलब्ध रहना जरूरी। घर में अगर बुजुर्ग, गर्भवती महिला या छोटे बच्चे हैं या फिर कैंसर, अस्थमा, सांस की बीमारी, डायबिटीज, हृदय रोग या किडनी संबंधित किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित कोई व्यक्ति है तो ध्यान रखें कि वो किसी भी हाल में कोरोना संक्रमित के संपर्क में न आए। मरीज के परिजनों को नेगेटिव होने की अवस्था में ही रिश्तेदारों के घर शिफ्ट किया जा सकता है। होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों के लिए निर्देश। सबसे जरूरी बात है डॉक्टर के निर्देशों का सही ढंग से करें पालन। अगर आप किसी अन्य बीमारी के लिए पहले से दवा लेते हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें। घर के अन्य लोगों के साथ घरेलू इस्तेमाल में आने वाली चीजें जैसे बर्तन, तौलिए या अन्य सामान साझा ना करें। शरीर में पानी की कमी ना हो इसके लिए लगातार सूप, पानी, जूस आदि पीते रहें और काढ़े का नियमित रूप से सेवन करें। शराब और धूम्रपान के सेवन से बचें। हर दिन शरीर के तापमान और ऑक्सीजन लेवल का रखें ध्यान। होम आइसोलेशन मरीज हेतु आवश्यक शर्तें। मरीज एवं उनके परिजन किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर नहीं निकलेंगे और न ही बाहर से परिजन, मित्र या कोई अन्य व्यक्ति उनसे मिलने आ सकेगा। जिन मरीजों को होम आइसोलेशन यानी घर में ही अलग से रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी, उनके घर में घरेलू कार्य में बाहर से सहायता के लिए नौकर, माली, ड्राइवर, बाई या अन्य कोई सहायक नहीं आ जा सकेगा। होम आइसोलेशन में जाने से पहले मरीज अपने लिए थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करें। और आखिर में सबसे पते की बात, होम आइसोलेशन को सजा की तरह ना लें। इस वक्त का उपयोग टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखने, संगीत सुनने, किताबें पढ़ने या जिस भी चीज में आपका दिल लगता है वो करने में करें। भरोसा रखिए, कोविड के खिलाफ इस जंग में आपकी जीत तय है। राज्य सरकार आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। फटाफट से आज देश भर की तमाम बड़ी खबरों और मुख्य समाचार के सभी अपडेट्स पर नजर डालेंगे। सरकार की तरफ से कुछ बड़े फैसले लिए गए। इसके अलावा कोरोना वायरस को लेकर भी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भी नया खुलासा है। कुछ एजुकेशनल खबरें भी हैं, नजर डालेंगे। एग्जाम अपडेट्स को लेकर भी खबर मैं आपको बताऊंगा। साथ ही खेल समाचार को लेकर भी अपडेट है। एक एक करके सभी तमाम 50 बड़ी खबरों को जानेंगे इस वीडियो में। बिल्कुल ध्यान से बने रहेगा मेरे साथ और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करें पहले अपडेट की, तो जैसा कि आपको पता होगा कल ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वार्तालाप की। किस टॉपिक के ऊपर पता है? कोरोना वायरस का जो सबसे ज्यादा गंभीर मामला बढ़ रहा है जिन 7 राज्यों में, उन मुख्यमंत्रियों के साथ में बातचीत हुई जिसमें महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यूपी, तमिलनाडु, दिल्ली और पंजाब के सीएम शामिल थे। ठीक है ना। अब इसमें जो बातचीत हुई इसमें पीएम मोदी ने कहा दोस्तों की ये 5 मंत्र अपनाने होंगे अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो। और नरेंद्र मोदी ने 7 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत में कहा कि लोगों को जागरूक करने के लिए हर रोज 1 घंटा निकालें। 5 मंत्र में उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स बताए। पहला प्रभावी टेस्टिंग, दूसरा ट्रेसिंग, तीसरा ट्रीटमेंट, चौथा सर्विलांस और 5वां स्पष्ट मैसेजिंग। तो ये 5 पॉइंट्स को अपनाना होगा अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो। इसके अलावा संयम, संवेदना और संवाद ये भी पब्लिक के साथ में जारी रखने होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने चर्चा में बातचीत की। और इसके अलावा सीएम यानी कि मुख्यमंत्री से कहा कि 1-1 घंटा रोजाना अपनी जनता के साथ सीधे बातचीत करें। 7 राज्यों को 7 दिनों का एक कार्यक्रम बनाना चाहिए जिसमें हर डे 1 घंटा पब्लिक के साथ में बातचीत होनी चाहिए। तो ये कुछ मसला चला। और आइए अब नजर डालते हैं अगली खबरों में जहां अपडेट देख पा रहे भारत के लिए बड़े ही गौरव की बात और खुशखबरी भी है। DRDO को बड़ी सफलता मिली है। अर्जुन टैंक से लॉन्च की गई लेजर एंटी गाइड मिसाइल। जी हां, भारत चीन के बीच जो मसला चल रहा है इसमें चाइना के लिए एक बहुत बड़ी थप्पड़ है दूर से ही, क्योंकि अब चाइना एक बार फिर से समझ सकेगा कि भारत के पास कितनी ताकत, शक्ति और हैसियत है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने महाराष्ट्र के अहमदनगर स्थित फायरिंग रेंज से देश में विकसित लेजर निर्देशित एक टैंक विध्वंसक मिसाइल का सफल प्रायोगिक परीक्षण किया। तो अच्छी
बात है। और एक बड़ी खबर देख सकते हैं कि एनजीओ रजिस्ट्रेशन के लिए आधार अब जरूरी होगा। एफसीआरए में संशोधन के विधेयक को संसद ने मंजूरी दे दी है, यानी कि किसी भी तरह के एनजीओ वगैरह होते हैं ना, इनके रजिस्ट्रेशन करने के लिए अब आधार कार्ड कंपलसरी होगा। संसद में इस तरह का नियम पास हो चुका है ना। अगली खबर है दोस्तों जियो ग्राहकों के लिए अच्छी खबर देखिए, अब आप माई जियो ऐप से भी खरीद पाएंगे ग्रोसरी के सामान, क्योंकि कंपनी ने कहा कि जियो मार्ट सर्विस को जो जोड़ा है वो माई जियो ऐप से जोड़ दिया, यानी कि माई जियो ऐप में आप सीधे ही जियो मार्ट पर स्विच कर पाओगे। इसके अंदर ही आपको ये लाइव ऐप मिल जाएगा। फिलहाल कंपनी पिन कोड के माध्यम से ऑर्डर ले रही है, यूपीआई वगैरह के जरिए आप पेमेंट कर पाएंगे, तो ये जियो ग्राहकों के लिए अच्छा अपडेट है। चलिए अगली खबर देखिए कि दीपावली पर मिलेगा उत्तर प्रदेश को एक बड़ा तोहफा, इस जिले से शुरू होगी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें। जी हाँ, इस दिवाली उत्तर प्रदेश के लोगों को खास तोहफा मिलने जा रहा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान किया कि दीपावली से कुशीनगर एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की शुरुआत हो जाएगी। इस एयरपोर्ट को पडरौना एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, तो अच्छी बात है यूपी के लोगों के लिए। और एक खबर देखिए कि 40 करोड़ लोगों के रोजगार पर संकट मंडरा रहा। रिटेल सेक्टर को स्पेशल पैकेज दे केंद्र सरकार, ये कहना है केट का, यानी कि कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स जो है ना, कारोबारियों का संगठन भारत का। उस संगठन के द्वारा पीएम मोदी को कहा गया कि रिटेल सेक्टर के लिए एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की है। केट का कहना है कि कोविड-19 और लॉकडाउन के कारण देश भर में व्यापारी भारी वित्तीय संकट से जूझ रहे हैं और आर्थिक पैकेज घोषित नहीं किए जाने पर देश में करीब 2.25 करोड़ दुकानों पर ताला लग जाएगा। तो देखते हैं केट की मांग पर अब सरकार का क्या रेस्पॉन्स आता है, क्या वाकई में सरकार नया आर्थिक पैकेज लॉन्च करती है, जारी करती है, उसकी क्या कुछ निर्देश टर्म्स कंडीशंस होती हैं। जो कोई भी अपडेट आएगा मैं आपको डीएलएस न्यूज के ऊपर बता दूंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, दुनिया के 100 असरदार लोगों में नरेंद्र मोदी का नाम भी शामिल हो चुका है। टाइम मैगजीन ने पीएम मोदी को उस लिस्ट में शामिल कर लिया। और इतना ही नहीं दोस्तों, भारत के लिए एक और बड़े ही गौरव की बात है कि पीएम मोदी समेत 5 भारतीय टाइम की 100 लिस्ट में शामिल रहे हैं। अमेरिका की टाइम मैगजीन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ताइवान के राष्ट्रपति त्सई इंग-वेन को भी जगह मिली। इसके अलावा भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी टॉप 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की लिस्ट में शामिल हुए हैं। इसके अलावा एक्टर आयुष्मान खुराना समेत 5 भारतीयों को जगह मिली है। गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, लंदन में रहने वाले भारतीय मूल के डॉक्टर रविंद्र गुप्ता, शाहीन बाग आंदोलन से चर्चा में आई बिल्किस दादी का नाम भी इसमें शामिल है। बावरे कुछ ख्यालों में। तो दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, प्रिपरेशन करें, तो ध्यान में रखिएगा इन नाम्स को और पॉइंट्स को, क्योंकि बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स में इस तरह के क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं। ठीक है ना। चलिए बात करें अपन अगली खबर में, तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए एक अच्छी राहत भरी खबर देख पा रहे। कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए सरकार लाई स्कीम, ऐसे मिल सकती है 50% सैलरी। दरअसल कोरोना काल में लाखों की संख्या में लोग बेरोजगार हो गए हैं, राइट, और ऐसे में केंद्र सरकार इन लोगों की मदद के लिए आगे आई है। इन लोगों को सरकार की तरफ से 50% सैलरी का भुगतान किया जाएगा। हालांकि यह तभी हो सकेगा जब इनकी सैलरी में से पीएफ या फिर ईएसआई का अंशदान करता हो, यानी कि सीधा मतलब है कि अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हो या कुछ भी है, अगर आप अपनी सैलरी से पीएफ ईएसआईसी वगैरह कटवाते हो ना, तो फिर आपको ये बेनिफिट मिल सकेगा। ईएसआईसी के तहत अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत आपको ये फायदा मिलेगा, क्योंकि इस योजना की अंतिम तारीख को भी 30 जून 2021 तक बढ़ा दिया है, तो तब तक आप ये फायदा उठा सकते हैं। इस योजना को लॉन्च किया है सरकार ने हाल ही में एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट के तहत। इसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं www.esic.nic.in के जरिए। ठीक है ना। चलिए अगली खबर है, मध्य प्रदेश में 25,000 बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज ने खोले द्वार। जी हाँ, मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उससे पहले युवाओं को लुभाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम आवास पर अधिकारियों के साथ बैठक पर खाली पड़े सरकारी सारे पदों को भरने के निर्देश भी दिए हैं। तो ये अच्छी बात है एमपी के लोगों के लिए, खास करके 25,000 रिक्रूटमेंट आने वाली है कुल मिलाकर के, है ना। आप गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन करें तो भी कंटिन्यू रखिएगा। और इसके अलावा दोस्तों अपडेट है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कहा इन लोगों के लिए जरूरी है 30 सितंबर तक आईटीआर भरना। जी हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अपने ट्विटर हैंडल पेज के जरिए ट्वीट करके बताया कि वित्त वर्ष 2018-19 के लिए आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक आ रही है और इसलिए टैक्स पेयर्स को जल्दी से जल्दी अपना रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। आपको बता दूं कि इससे पहले वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आईटीआर फाइलिंग की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था। तो कुल मिलाकर के अगर अभी तक भी आपने 18-19 का रिटर्न जमा नहीं कराया ना, तो जरूर करवा लें। चलिए साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री को लेकर कुछ अपडेट देख पा रहे दोस्तों की सुशांत सिंह राजपूत केस में एक नया मोड़ देखने को मिला। CFSL को सुशांत की हत्या होने का कोई सुराग नहीं मिला। फांसी लगाने में दोनों हाथों का इस्तेमाल होने और पार्शियल हैंगिंग के भी सबूत मिले हैं। इस रिपोर्ट का आधिकारिक ऐलान 1 से 2 दिन में सीबीआई की ओर से किया जा सकता है। हालांकि ऐसी मीडिया रिपोर्ट चल रही है। क्राइम सीन के रिक्रिएशन के बाद CFSL ने पाया कि सुशांत की मौत फांसी लगने से हुई है। हालांकि अब देखना यह होगा दोस्तों की सीबीआई की तरफ से और एनसीबी की जांच में भी क्या नया खुलासा देखने को मिलता है। अभी तक ये क्लियर 100% नहीं कह सकते हम कि यही फाइनल रिपोर्ट है। ठीक है ना। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता। और एक खबर देख सकते हैं आपकी बॉलीवुड की
डी कंपनी। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर और सारा अली खान 20 तारीख को एनसीबी के सवालों का सामना करेंगे, यानी कि एनसीबी इनको भी पूछताछ के लिए 25 सितंबर को बुला रही है। और एक खबर है कि सुशांत के निधन के 100 दिन बाद बहन श्वेता ने शेयर किए फैंस के इमोशनल मैसेज। 22 सितंबर को सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 100 दिन हो गए। 14 जून को उनका मृत शरीर उनके बांद्रा स्थित आवास पर मिला था और बहुत दुख की बात है दोस्तों, वाकई में देखा जाए तो अभी तक भी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं मिला, क्योंकि आखिर क्या वजह बनी कि वो अपनी जिंदगी को खुद छीन गए, ये जानना जरूरी है। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलना चाहिए, राइट। चलिए अपन फिलहाल आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां खबर देख पा रहे मौसम समाचार को लेकर अपडेट है दोस्तों। संपूर्ण भारत के अगले 24 से 48 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में ऑरेंज अलर्ट है, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी है। तो आज 24 सितंबर को अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में बारिश की संभावना है ना। तो आगामी 24 घंटों के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, मुंबई समेत कोंकण, गोवा में कुछ मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में, दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तटीय कर्नाटक, केरल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भी गर्जना के साथ हल्की बारिश के बीच 1-2 जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हल्की बारिश की संभावना है। आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में बूंदाबांदी या हल्की बारिश की संभावना है। तो ये रहे आज के मौसम समाचार, वेदर न्यूज अलर्ट। और आइए नजर डालते हैं आज के सराफा बाजार में सोने चांदी की क्या रेट चल रहे हैं। तो सोने की कीमतें 683 रुपए गिरकर 49,698 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है। वहीं चांदी 2812 रुपए टूट कर 58,401 रुपए प्रति किलोग्राम पर चांदी चल रही है, ठीक है ना। चलिए अब बात करें कोरोना वायरस को लेकर क्या कुछ अपडेट चल रहे हैं। तो खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों कि चिकित्सकों ने यानी कि डॉक्टर्स ने दिल्ली वालों को चेतावनी दी है। सर्दी ऋतु जो आने वाली है, अब उसमें वायु प्रदूषण के बढ़ने से कोविड-19 एक गंभीर चुनौती बन सकता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में ऑलरेडी आपको पता पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ता है। तो पॉल्यूशन के साथ साथ वायरस का ट्रांसमिशन भी ज्यादा हो सकता है, ये कहना है डॉक्टर्स लोग का। तो दिल्ली वालों को खास करके मास्क वगैरह की ज्यादा अलर्टनेस रखने की जरूरत है ना। और एक खबर देखिए, खुशखबरी है, 24 सितंबर से खुलेगा असम का कामाख्या मंदिर। सिर्फ 500 लोग ही उसमें दर्शन कर पाएंगे, लेकिन असम का एक मशहूर कामाख्या मंदिर 24 सितंबर से भक्तों के लिए खुलने जा रहा है, ठीक है। और एक खबर है कि कोरोना के इलाज में अब ऑक्सीजन की नहीं होगी कमी, क्योंकि टैंक कंटेनरों से इसकी सप्लाई की जाएगी। कोविड-19 की महामारी के बीच सरकार ने पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन PESO से कहा कि वह हितधारकों को टैंक कंटेनरों में थोक लिक्विड ऑक्सीजन की सप्लाई करने की इजाजत दे सकता है। तो ये कुछ अपडेट चलना। इसके अलावा उड़ीसा में अब शवों की कोरोना जांच नहीं होगी। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को ये निर्देश जारी कर दिए हैं कि जो मृत लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट अब नहीं किया जाएगा, ठीक है। और एक खबर देखिए, कोरोना वैक्सीन के लिए भारत बायोटेक का वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के साथ एक करार भी हुआ, जहां भारत बायोटेक ने सेंट लुइस में वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मेडिसिन के साथ एक कोविड-19 के वैक्सीन नोवल चिम्प एडिनो वायरस के लिए एक लाइसेंस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत बायोटेक के मुताबिक कंपनी के पास अमेरिका, जापान और यूरोप को छोड़कर अन्य सभी बाजारों में वैक्सीन वितरण का अधिकार होगा। देखते हैं आखिर कब तक दोस्तों हमें मैं आपको तुरंत बताऊंगा। फिलहाल अगली खबर देखिए, असम में फैल रहा अफ्रीकी स्वाइन बुखार। सोनोवाल ने दिया 12,000 सूअरों को मारने का आदेश। जी हाँ, एक और कोविड-19 से निपटने के लिए असम को केंद्र सरकार की ओर से संसद में तारीफ की गई है। तो वहीं अब असम राज्य के लिए एक नई समस्या खड़ी हो चुकी है। असम अफ्रीकी स्वाइन फ्लू के प्रकोप से जूझ रहा है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अफ्रीकी स्वाइन बुखार से बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में करीब 12,000 सूअरों को पिग को मारने का बुधवार को आदेश दिया और अधिकारियों से कहा कि वह सूअरों के मालिकों को पर्याप्त मुआवजा दे। एक आधिकारिक वक्तव्य में बात की जानकारी दी गई है। तो देखिए दोस्तों, हमें कितना ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। एक महामारी अभी खत्म नहीं हुई कि दूसरी महामारी तैयार है अभी भी। चलिए अगली खबर है, कोरोना के आज के ताजा आंकड़ों को लेकर अपडेट देखिए। पिछले 24 घंटों के दौरान कितनी बढ़ोतरी हुई। तो दोस्तों आज के ताजा कोरोना आंकड़ों में पिछले 24 घंटों के दौरान 85,000 से भी ज्यादा की बढ़ोतरी देखने को मिली और उसके बाद कुल संक्रमित केस की संख्या 57 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है, जिसमें से 9,68,000 से भी ज्यादा एक्टिव केस चल रहे हैं, यानी कि सक्रिय हैं, जबकि 46,67,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते पिछले 24 घंटों के दौरान 1100 से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई और मरने वालों की संख्या कुल भारत में अभी 91,000 से भी ज्यादा चली गई है, यानी कि 91,000 से ज्यादा लोग इस वायरस के चलते भारत में मर चुके हैं। तकरीबन 1 लाख के आसपास पहुंचने में है ये आंकड़ा। तो आप सावधानी जरूर बरतें, मास्क लगाएं, सैनिटाइजर का यूज करें, सोशल डिस्टेंसिंग प्रॉपर बनाए रखें, घर से बाहर जब से भी वापस घर पर आए तो साबुन से अच्छे से हाथ धोएं। इन बातों का ध्यान रखें, है ना। खास करके अपने घर में छोटे बच्चे, बच्ची और बड़े बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें आप। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, बिना वीजा के आप इन 16 देशों में घूम सकते हैं। भारत सरकार ने बात की जानकारी दी है। जी हाँ, आपको पता होगा कि जब अपन विदेश जाते हैं, फॉरेन जाते हैं तो वीजा पासपोर्ट की
जरूरत पड़ती है, राइट। लेकिन 16 ऐसे कंट्रीज हैं दोस्तों जहां भारतीय लोगों को बिना वीजा के घूमने की इजाजत है। कौन कौन से? तो सरकार ने इसकी पूरी जानकारी संसद में दी है। इन देशों के लिए वीजा नहीं चाहिए होता, जिसमें शामिल है बारबाडोस, भूटान, डोमिनिका, ग्रेनाड, हैती, हांगकांग, SAR, मालदीव, मॉरिशस, मोंटसेराट, नेपाल, न्यू द्वीप, समोआ, सेनेगल, त्रिनिदाद टोबैगो, सेंट विसेंट, ग्रेनडाइंस और सर्बिया। ये कंट्रीज ऐसी हैं जहां भारतीय लोग अगर जाते हैं तो वीजा पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगली खबर है कि एप्पल ने आखिरकार भारत में अपना पहला एप्पल स्टोर ऑनलाइन खोल दिया है, जिसमें आपको ऑनलाइन शॉपिंग तो मिलेगी ही, साथ में कई सारी और सुविधाएं भी मिलेगी। खास करके दोस्तों आप अपने एंड्रॉइड फोन को भी यहाँ पर एक्सचेंज कर पाओगे और एप्पल का प्रोडक्ट खरीद पाओगे। एप्पल ने नमस्ते एप्पल का ऑनलाइन स्टोर ओपन कर दिया। पुराने फोन को एक्सचेंज कर पाओगे, ये बेनिफिट मिलेगा आपको, जहाँ कई सारे प्रोडक्ट्स आपको खरीदने में मिल जाएंगे। चलिए साथ ही अगला अपडेट है, ये 13 संस्थान देंगे ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग। सर्टिफिकेट के बाद नौकरी मिलेगी या आप खुद का बिजनेस कर पाओगे। दरअसल दोस्तों ड्रोन जो होता है ना, ड्रोन सिंपली जिसपे ज्यादातर कैमरा वगैरह लगा करके ड्रोन शूटिंग की जाती है, आपको पता चली गैर कानूनी माना जाएगा। चलिए साथ ही अगली खबर है, सार्वजनिक उपक्रमों के द्वारा स्कूलों में बनाए शौचालयों में से 11% या तो बने ही नहीं या तो अभी भी अधूरे हैं। ये कहना है CAG का, यानी कि नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक केग ने बुधवार को कहा कि केंद्रीय लोक उपक्रमों द्वारा निर्मित स्कूलों में जो शौचालय वगैरह हैं, उनमें ऑडिट करने पर पाया गया कि उनमें से 11% या तो अस्तित्व में है ही नहीं या फिर उनका आंशिक निर्माण हुआ। वहीं 30% साफ सफाई, पानी नहीं होने जैसे विभिन्न उपकरणों के कारण उपयोग में नहीं आ रहे हैं, बंद पड़े हैं। हालात देखिए जरा स्कूलों की, फिर कहते हैं कि कोरोना का इन्फेक्शन नहीं फैलेगा वगैरह वगैरह, है ना। अच्छा स्कूलों की बात हो रही तो मैं आपको कुछ एजुकेशनल अपडेट फटाफट से बता देता हूँ। शिक्षा से संबंधित खबरें हैं, अपडेट देख पा रहे। राजस्थान स्कूल लेक्चरर परीक्षा का शेड्यूल जारी हो चुका है। 14 दिसंबर के इसके एग्जाम होंगे। आप RPSC की ऑफिशियल वेब पोर्टल पर जाकर के इसका शेड्यूल चेक कर सकते हैं, rpsc.rajasthan.gov.in पर। चलिए और एक अपडेट है एजुकेशन को लेकर कि 6 से 9 अक्टूबर के बीच होंगे CICSE के 10वीं और 12वीं कक्षा के कंपार्टमेंट एग्जाम। इसका भी टाइम टेबल आ चुका है, आप ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के ज्यादा जानकारी चेक कर लीजिएगा। अच्छा इसके अलावा और एक अपडेट है एजुकेशन से संबंधित की MP की टेट एग्जाम 2020 को पोस्टपोन कर दिया। इसकी जो परीक्षा थी उसको स्थगित कर दिया। जल्दी इसकी नई तारीख की घोषणा होगी। peb.mp.gov.in पर आप इसके नए एग्जाम शेड्यूल को चेक कर पाओगे। पहले ये 22 अक्टूबर को होनी थी, लेकिन उसको फिलहाल पोस्टपोन कर दिया। अच्छा एजुकेशन न्यूज को लेकर और एक अपडेट है कि BPSSC SI मेंस के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। बिहार पुलिस SI की मुख्य परीक्षा जो है उसके लिए प्रवेश पत्र अनाउंस हो चुके हैं। आप www.bpssc.bih.nic.in वेब पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी मुख्य परीक्षा का आयोजन 11 अक्टूबर 2020 को होना है। चलिए और एक खबर देखिए कि JEE एडवांस्ड परीक्षा को लेकर कुछ निर्देश जारी किए गए हैं। बड़े बटन के कपड़े नहीं पहन पाएंगे अभ्यर्थी और SMS से पता चलेगा रिपोर्टिंग टाइम वगैरह। कई सारी नई गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिसमें बड़े बटन वाला कपड़ा तो नहीं होगा। इसके अलावा चेन, अंगूठी, ब्रासलेट, पेंडेंट, हेयर पिन, हेयर बैंड और ताबीज जैसी चीजें पहनने की सलाह भी नहीं दी गई है। स्मार्ट वॉच या डिजिटल घड़ी, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड सहित कई प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी आप एग्जाम हॉल में नहीं ले जा पाओगे। तो ये कुछ गाइडलाइंस एडवांस के एग्जाम में। चलिए साथ ही अगली खबर है ICSI को लेकर अपडेट है कि CS के लिए 45 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। फाउंडेशन, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल परीक्षाओं के लिए 26 सितंबर से एग्जाम सेंटर भी बदल पाओगे। स्टूडेंट्स वगैरह को ये फैसिलिटी मिलेगी 26 तारीख से। www.icsi.edu पर विजिट करके आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ज्यादा जानकारी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एजुकेशन को लेकर एक दो अपडेट हो रहे हैं, मैं आपको बता दूं फटाफट से। एक तो SSC एग्जाम डेट जारी हो चुके हैं, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के जो CHSL, CGL, JEE यानी कि जूनियर इंजीनियर और स्टेनोग्राफर सहित कई सारी लंबित परीक्षाओं के जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। 1 अक्टूबर से लेकर 31 अगस्त 2021 तक का एग्जाम कैलेंडर आप ऑफिशियल वेब पोर्टल ssc.nic.in पर जाकर के चेक कर सकते हैं। ये कुछ लिस्ट आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। चलिए खेल समाचार को लेकर खबर दोस्तों की, कल ही जो क्रिकेट मैच हुआ मुंबई इंडियंस और कलकत्ता नाइट राइडर्स के बीच में, उसमें मुंबई इंडियंस 49 रन से जीती है। जीत भी बहुत बड़ी रही वाकई में। कल के मैच में कलकत्ता नाइट राइडर्स यानी कि KKR का जो स्कोर स्टेटस था वो 146/9 था, जबकि मुंबई इंडियंस का 195/5 रहा। और वाकई में शानदार JEE में मुंबई की पहली जीत हुई है। 7 सीजन के बाद अपना ओपनिंग मैच ही हार चुकी है KKR। और आखिरकार फाइनली दोस्तों मुंबई ने कोलकाता को 49 रन से हरा दिया। UAE में मुंबई इंडियंस के हीरो रहे हैं। IPL में 37वीं 50 लगाई उन्होंने। 200 छक्के लगाने वाले दूसरे भारतीय भी बन चुके हैं। रोहित शर्मा को लेकर और एक खबर है दोस्तों की, रोहित शर्मा ने 6 छक्के ठोककर पूरा किया छक्कों का दोहरा शतक। IPL में कमाल करके दिखाया है। वाकई में शर्मा जी के लोंडे ने कल तो बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाई है। मुंबई इंडियंस के कप्तान और तूफानी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने IPL में छक्कों का नया कीर्तिमान स्थापित किया। कलकत्ता नाइट राइडर्स के खिलाफ IPL के 13वें सीजन के 5वें मैच में जब एक बार रोहित शर्मा ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया तो वे फिर आतिशबाजी अंदाज में नजर आए और रोहित शर्मा IPL के इतिहास में 200 या फिर इससे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल
शामिल हो चुके हैं। अगर आप भी रोहित शर्मा के फैन है दोस्तों तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके बताएगा दोस्तों कि पर्सनली आपको कल के क्रिकेट मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस खिलाड़ी की लगी है, कमेंट करके बताइए। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबर में, जहां अपडेट देख पाओगे कि सब्जियों की कीमतों में आग लगी है। ग्राहकों को फिर से बहुत ज्यादा पैसे काटने पड़ रहे, खास करके यानी घर में ही अलग से रहने की अनुमति प्रदान की जाएगी। उनके घर में घरेलू कार्य में बाहर से सहायता के लिए नौकर, माली, ड्राइवर, बाई या अन्य कोई सहायक नहीं आ जा सकेगा। होम आइसोलेशन में जाने से पहले मरीज अपने लिए थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर की व्यवस्था पहले से सुनिश्चित करें। और आखिर में सबसे पते की बात, होम आइसोलेशन को सजा की तरह ना लें। इस वक्त का उपयोग टीवी पर अपना मनपसंद कार्यक्रम देखने, संगीत सुनने, किताबें पढ़ने या जिस भी चीज में आपका दिल लगता है वो करने में करें। भरोसा रखिए, कोविड के खिलाफ इस जंग में आपकी जीत तय है। राज्य सरकार आपकी सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद है। राज्य शासन, हमारे सारे विभाग, चिकित्सक, सफाई कर्मी, पुलिस आदि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने और उपचार में लगे हैं। लेकिन अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे, बचाव के उपायों का पालन नहीं करेंगे तो फिर कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम मुश्किल होगी। खबर है मुंगेली जिले का, जहां पर केबल चोरी होने का मामला सामने आया है। कृषि फार्म में लगे सोलर पैनल का केबल हुआ है चोरी। खबर के अनुसार मुंगेली जिला के पथरिया ब्लॉक अंतर्गत आने वाले नगर पंचायत सरगांव थाना अंतर्गत ग्राम पंचायत पेंड्री स में स्थित सोनी कृषि फार्म में लगे और अन्य 2 किसानों के खेतों में लगे केबल को अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी किया गया है, जिसकी शिकायत सरगांव थाने में सोनी कृषि होने के बाद बहुत क्षति नुकसान होता है। सुबह गया था मैं, बहुत ताला टूटा था और केबल चोरी करके ले गया है उसमें। शिकायत के बाद अब पुलिस अज्ञात चोरों के खिलाफ किस प्रकार की कार्रवाई करती है, यह अब देखने ही विषय होगा। सरगांव से राजकुमार यादव की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। सुनील यादव को नगर पंचायत सरगांव से एल्डरमैन बनने पर समस्त नगर वासियों की ओर से हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। खबर है बलौदा बाजार क्षेत्र का। खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ में बिजली विभाग की मनमानी इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी को आत्महत्या करने हेतु दुष्प्रेरित किया जा रहा है। बिजली विभाग द्वारा अनाप शनाप बिल भेजकर लोगों को आत्महत्या करने की ओर दुष्प्रेरित कर रहा है। इसी तारतम्य में पलारी ब्लॉक के एक उपभोक्ता का पिछले महीने का बिल 23,350 रुपए आया था, जिसकी लिखित शिकायत JE पलारी और कलेक्टर जिला बलौदा बाजार को दिया गया था। हाँ सर, ये जे दिन मैं शिकायत करे हूँ कलेक्टर ऑफिस में, मैं ऐसी शिकायत करे ला रहे हूँ। उसके बाद में मोर घर में JE साहब मन जाँच करे गिरी से, तो JE साहब एक घंटा टंडन करके है वो मन हाँ बोलत रही का इसमें लड़का रही से घर में, हमन तो कोई नहीं रही घर में, तो ये रही से एक जगह बोलत रही कहा दृश्य कि गलती वाकई में वो ऑपरेटर से हो है, जो प्रिंट में है मैं जो लिखे है मैं बिजली बिल में राशि में, तो ये उकर गलती की वजह से हमन ला सुनवाई हुआ थे, हमन ला सुनना पड़ा थे। ऐसे करके वो बोलत रही से, तो गलती हो यार हमारे मन से कहीं ना कहीं हमन अपन गलती स्वीकार करना चाहिए। ऐसे करके वो लड़का के सामने बोलत रही से। और जो हमारे गांव में एक जन बिजली बिल जो बांटते थे, आशा साहू करके है, जो साथ में घूमते रीडर के सामने पहले वही बांटत रही देवत रही से, तो वो है ओकर खिलाफ बोलत रही कहा रही से कि हमन है ला बोलन नहीं बिजली बिल लेक जाके के तब जबरदस्ती मतलब बचे रही थे महीना है, तो इसने मतलब आके बिजली बिल लेक जाते। बिल्कुल सर, ये तो एकदम 100% बिल्कुल अवैध तरीका से वसूल करे जाते गरीब मजदूर किसान के घर से बिजली बिल। ये कोई लीगल तरीका से नहीं है, पूरा अवैध तरीका से है सर। बिजली विभाग के जिले के प्रमुख अधिकारी आए हैं जांच के लिए, वो बिल का अध्ययन कर रहे हैं, कहाँ पे अगर कोई गड़बड़ी है तो गड़बड़ी को निकाल के उसको फाइंड आउट करके उसका निराकरण करेंगे। साथ ही आवेदन में लिखा गया था कि 15 सितंबर 2020 तक उचित निवारण अथवा सामान्य बिल 150, 200
और 250 रुपए नहीं किए जाने पर 16 सितंबर 2020 को 4 बच्चों और पति पत्नी सामूहिक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस सामूहिक आत्महत्या की अनुमति कलेक्टर जिला बलौदाबाजार सुनील जैन से मांगी गई थी। जब 15 सितंबर 2020 तक कलेक्टर जिला बलौदाबाजार द्वारा उचित निवारण नहीं किया गया, तब यह पीड़ित पक्षकार एक डिब्बे में मिट्टी तेल लाया और पूरे परिवार सहित कलेक्टर परिसर के सामने सामूहिक आत्महत्या करने हेतु बैठे हुए थे। इसकी जानकारी जब प्रशासन को हुई तो पुलिस बल द्वारा मिट्टी तेल के डिब्बे को छीनने की कोशिश किया गया। तब पीड़ित पक्ष ने अपने परिवार के सभी लोगों पर और स्वयं पर मिट्टी तेल डाल लिया। प्रशासन द्वारा पीड़ित उपभोक्ता का जान बचाना उनका कर्तव्य है, जिम्मेदार होना था, परंतु कलेक्टर जिला बलौदाबाजार द्वारा इस अनर्गल बिजली बिल पीड़ित उपभोक्ता पर ही पुलिस बल द्वारा दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित उपभोक्ता की समस्या का निवारण करने के बजाय जिला प्रशासन उल्टा पीड़ित पक्ष पर ही दबाव बना रहे हैं, जो एक शर्मनाक और निंदनीय घटना कही जा सकती है। बलौदाबाजार से मनहरण बंजारे के साथ डीपी रात्रे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है बलौदाबाजार जिले के पलारी क्षेत्र का, जहां पर ब्रिजलाल वर्मा महाविद्यालय में पलारी में उत्तर पुस्तिका का है और इस उत्तर पुस्तिका के वितरण के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन बिल्कुल भी नहीं हो रहा। आपको बता दें, पूरे क्षेत्र में कोरोना महामारी यानी कोविड-19 के चलते स्कूलों और महाविद्यालयों में होने वाले एग्जाम को स्थगित किया गया। वहीं कुछ कंपटीशन एग्जाम तमाम तामझाम के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर का वितरण कर अंजाम तो जरूर दिया गया, परंतु महाविद्यालय में चलने वाले एग्जाम को लेने के लिए सरकार के नए गाइडलाइंस के अनुसार महाविद्यालय में ही उत्तर पुस्तिकाओं का वितरण किया जाना है और विद्यार्थी उत्तर पुस्तिका को लेकर अपने घर में ही वापस से शिक्षा विभाग को सुपुर्द करेंगे। इस दौरान बलौदाबाजार के पलारी स्थित ब्रिजलाल वर्मा महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिका का वितरण किया जा रहा है। परंतु इस दौरान यह देखने को मिला कि इस क्षेत्र में न ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा, न ही मास्क का वितरण और न ही सैनिटाइजर का उपयोग किया जा रहा, जिसके वजह से कोविड-19 यानी कोरोना महामारी के प्रसार की अधिक संभावना देखी जा रही है। अब आगामी दिनों में यह देखने विषय होगा कि खबर के प्रसारण उपरांत इस प्रकार से महाविद्यालयों में बांटे जा रहे उत्तर पुस्तिकाओं के दौरान क्या कोई सुधार होता है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग होता है, या फिर ऐसे ही लापरवाही बरतते कोरोना महामारी को प्रसार दिया जाता रहेगा। बलौदाबाजार के पलारी से धनेश आडिल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है बेमेतरा जिला के नवागढ़ क्षेत्र का, जहां पर नवागढ़ किसान नेता जितेंद्र ठाकुर ने कलेक्टर बेमेतरा को फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से बेमेतरा जिले में लॉकडाउन अवधि 13/9/2020 से 20/9/2020 में कृषि दवा दुकान को पूर्ण बंद करने के निर्देश पर विचार करने व आंशिक छूट देने की मांग किया है। उनका कहना है कि छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ फसल अपने अंतिम चरण में पहुंचने की ओर है। फसलों को अंतिम बार खाद पानी देने का समय है। इसी स्टेज में फसलों पर कीट प्रकोप व बीमारी तेजी से बढ़ती है। इस समय में यदि कृषकों के पास खाद व कीटाणुनाशक दवाई की कमी होती है तो कीट प्रकोप व्याधियों को दूर करने में कृषक असफल हो जाएंगे और साल भर के फसलों को फलीता लग जाएगा।
वैसे भी कृषकों को कर्ज में ही जिंदगी काटना पड़ता है, उस पर दोहरी मार लग जाएगी। वैसे भी सभी दवा दारू की दुकान पूर्ण काल खुल रहा है, सिर्फ कृषि दवा दुकान पर प्रतिबंध अमानवीय लगता है। प्रशासन का फरमान सिर्फ कृषि दवा दुकान पर प्रतिबंध लगाना अनुचित ही नहीं, किसान विरोधी भी लग रहा है। आखिर किसान दवाई खाद के लिए भटक रहे हैं, दूसरे जिले से दवाई लाकर डाल रहे हैं। आपने दवा व दारू आवश्यक मानकर लॉकडाउन में से छूट दे रखे हैं, तो कृषि दवा दुकान भी पर विचार करें। साल भर का फसल अंतिम चरण में है, खरीफ फसल अंतिम चरण में है, रबी फसल के लिए खेत की तैयारी चल रही है, कीट प्रकोप बाधा बढ़ी हुई है, किसान इस जिले से उस जिले भटक रहे हैं। आपको विचार करना चाहिए, दवा के लिए कहीं भटके ना। किसान इस जिले से उस जिले भटक रहे तो संक्रमण भी बढ़ रहा है। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है बेमेतरा जिले का, जहां पर बेमेतरा जिला कलेक्टर के दोहरे आदेश से नाराज व्यापारियों ने किया शांति मार्च। शराब दुकान खुली रखने व व्यापारियों के प्रतिष्ठान बंद करने के आदेश का किया विरोध और अपनी दुकान खोलते हुए लामबंद जिले के साजा नगर पंचायत के व्यापारियों ने जिला कलेक्टर के आदेश से नाराज होकर आज वे शांति मार्च के लिए सड़क पर निकल पड़े हैं। शासन का रुख दोहरा चरित्र अपना रही है। एक तरफ व्यापार बंद करवा के और दूसरा तरफ शासकीय दुकान का संचालन करवा के। कोरोना का मार सबसे ज्यादा शराब दुकान में देखने को मिल रहा है। उसके बाद भी शराब दुकान का संचालन होना समझ से परे है। शासन का दोहरा चरित्र आम जनता के सामने है। स्वयं देख रहे हैं यहाँ पे प्रशासन का जो दोहरा चरित्र है वो आप सबके सामने है। एक तरफ व्यापारियों को आह्वान करके बंद करवा दिया गया है आदेश निकाल के। उस आदेश में स्पष्ट लिखा है कि शासकीय एवं अर्धशासकीय जो भी संस्था गतिविधियां में है वो तत्काल बंद रहेगी। लेकिन आप देख रहे हैं सामने शराब भट्टी यहाँ पे अनियंत्रित भीड़ को देखते हुए भी यहाँ पे संचालित हो रहा है। आज प्रशासन अगर ऐसी अपना दोहरी चरित्र दिखाते रही तो व्यापारी संगठन जो उनको सहयोग करता है हर हमेशा, वो अब से व्यापारी संगठन उनको सहयोग नहीं करेगा। इतना उन लोगों व्यापारियों का भीड़ इकट्ठा होने के बावजूद भी वही प्रशासनिक अधिकारी अपने सभी अधिकारी कुंभकर्णी में सोए हैं। आज अगर दारू भट्टी यहाँ खुला है, जो यहाँ से अगर पॉजिटिव होता है तो सिर्फ व्यवसाय बंद करने से ही क्या कोरोना खत्म हो जाएगा? दारू भट्टी में अगर कोई पॉजिटिव होता है तो कल हमारे व्यवसायिक क्षेत्र में आएगा तो क्या उससे पॉजिटिव नहीं होगा? यहाँ तो सोशल डिस्टेंस की पूरी धज्जियां उड़ाई जाती है। दरअसल जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिले में 13 सितंबर से 20 सितंबर तक सभी शासकीय और अशासकीय संस्थानों को बंद करने का आदेश जिला कलेक्टर द्वारा निकाला गया था। व्यापारियों ने कलेक्टर के आदेश को मानते हुए अपनी प्रतिष्ठान बंद कर दी, किंतु जब आदेश के बाद भी शराब दुकान खुली रही और बनी रही तो शराब दुकान के खुले रहने से नाराज व्यापारियों ने 2 दिन पहले एसडीएम के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा था। किंतु जब एसडीएम की ओर से किसी भी प्रकार का जवाब नहीं आया तो व्यापारियों ने शांति मार्च का रास्ता बनाया और वे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से 30 से 50 व्यापारी मिलकर पर शराब दुकानें बंद करने के लिए शांति मार्च किए। सभी व्यापारी तहसील कार्यालय पर एकत्रित हुए, लेकिन अधिकारियों को फोन करने पर वे बैठक का हवाला दिए और कोई भी अधिकारी व्यापारियों से बात करने नहीं आए। इस दौरान व्यापारियों ने अपना प्रतिवेदन साजा थाना प्रभारी पांडे को दिए हैं। व्यापारी संघ का कहना है कि शराब दुकान में कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है, शराब दुकान को बंद कराना चाहिए। उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया, वरिष्ठ अधिकारियों को हमारे द्वारा भेजा जाएगा। जैसा निर्देश होगा वैसे आगे कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है बिलासपुर जिले का, जहां पर बाढ़ पीड़ितों को मुआवजे के नाम पर पंचायतों में खुली लूट फॉर्म भराने जनप्रतिनिधि मांग रहे पैसा, पूछे जाने पर कर रहे हैं दुर्व्यवहार। खबर के अनुसार बिलासपुर जिले के ग्रामीण अंचलों में भ्रष्टाचार की ऐसी वानगी देखी जा रही है जहां पर गरीब और बेसहारा लोगों को भी इसके चौखट में चढ़ावा चढ़ाना अनिवार्य हो चला है।
वरना सरकारी मदद भी मुनासिब नहीं होगी। ताजा मामला मस्तूरी क्षेत्र के ग्राम पंचायत पचपेड़ी से सामने आया है, जहां बाढ़ पीड़ितों को सरकारी मदद या मुआवजा दिलाने के नाम पर सरपंच, पंच, सचिव ग्रामीणों से पैसे की अवैध वसूली कर रहे हैं। 100-200 रुपए कमाकर जीवन बसर करने वाले ग्रामीणों से 200 रुपए अनिवार्य रूप से फॉर्म भरने के नाम पर लिया जा रहा है। एंट्री करा ले, एक तो पहले से ही इन ग्रामीणों पर प्रकृति की मार पड़ी है, भ्रष्टाचार की भूख इन गरीबों की भूख पर हावी होती नजर आ रही है। जोरदार बारिश हुआ था यहाँ हमारे ग्राम पचपेड़ी में, तो पूरा घर टूट गया था बारिश में और रहने के लिए घर नहीं है हमारे पास। तो सचिव और ग्राम सभा के जो आए थे हमारे सरपंच और पंच, उन लोगों ने बोला कि फॉर्म भर लो, सबको पैसा मिलेगा करके। तो फॉर्म भरे हैं हम लोग, तो उसमें फॉर्म का 200 रुपये देने के लिए बोले। तो हम लोग गरीब आदमी हैं, लॉकडाउन चल रहा है, कहाँ से पैसा पाएंगे, इसीलिए हम लोग फॉर्म नहीं भर रहे थे। तो पैसा ले लिए ज़बरदस्ती, फिर फॉर्म जो करना है कर लो, फॉर्म नहीं जमा होगा आपको, पैसा नहीं दे रहे हो तो ऐसे करके बोले। तो अब मजबूरी में देना पड़ा, तो फिर क्यों पैसा ले रहे हो बोले, तो आप जो करना है कर लो। और मेरा फॉर्म चीर के फेंक दिया। सचिव भी था और सरपंच था, बोले कि आप पैसा दोगे तभी फॉर्म जमा होगा करके बोले उन लोग, जिन लोग लिख रहे थे फॉर्म। जबकि प्रदेश सरकार से लेकर जिला प्रशासन ने त्वरित और सभी प्रभावितों को राहत पहुंचाने निर्देश दिए हैं। बावजूद इसके ऐसे जनप्रतिनिधि शासन की मंशा को पलीता लगा रहे हैं। प्रभावित ग्रामीण जब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाने में असमर्थता जाहिर करते हैं तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ तक कि उन्हें धमकी तक दी जा रही है कि पैसे दोगे तभी फॉर्म भरा जाएगा, वही विरोध करने पर जिससे शिकायत करनी है कर दो, साफ कह दिया जाता है। अब ऐसे हालत में बेसहारा ग्रामीण आखिर कहां फरियाद लगाएं, क्योंकि पंचायत ही पहली इकाई है जो स्थानीय स्तर पर शासन की योजनाओं और लाभों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन इस भ्रष्टाचार के उजागर होने पर उस उम्मीद को ही गलत साबित कर दिया है। अब तक ग्राम पंचायत पचपेड़ी के सचिव देव सिंह पाटले, सरपंच धनंजय नायक, पंच प्रदीप मार्शल, नरेंद्र मधुकर, सुभाष मधुकर द्वारा बाढ़ पीड़ित यानी जिनका घर बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हो गया है, उनसे क्षतिपूर्ति फॉर्म भरने के लिए 200 रुपए के हिसाब से 220 फॉर्म में 44,000 रुपए कर वसूली कर चुके हैं। जिसकी जवाबदारी किसकी है, यह सोचने विषय है। बिलासपुर से मनहरण बंजारे के साथ विनीता जोशी की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत पिथमपुर का, जहां पर 2.5 किलो गांजा जब्त किया गया है। खबर के अनुसार मुंगेली जिला के लोरमी ब्लॉक अंतर्गत आने वाले ग्राम पिथमपुर में यानी डबरी में 2.5 किलो गांजा पकड़ा गया है। ये मामला पिथमपुर का है, जो आरोपी अनंत डहरिया उम्र 60 साल वल्द उदय डहरिया, जो अपने खुद की बाड़ी में 2-3 साल से छुपाकर गांजा लगाया था और इस गांजे को चिल्फी चौकी पुलिस को जानकारी मिलते ही अनंत डहरिया के घर जा पहुंचा और उसके बाड़ी में लगभग 3-4 नग गांजा का पौधा पाया गया और इन पौधों का वजन 2.5 किलो और जिसकी कीमत 8,000 रुपए आंकी गई है। इस दौरान पकड़े गए आरोपी अनंत डहरिया को बचाने के लिए कई पुलिस वालों को फोन कॉल भी किए गए, लेकिन चिल्फी चौकी प्रभारी को इन सभी का कोई असर नहीं हुआ और आरोपी को गिरफ्तार कर धारा 20 BM DPS लगाकर न्यायालय में पेश कर दिया गया। मुखबिर से सूचना मिली थी ग्राम पिथमपुर, जो कि चौकी चिल्फी के अंतर्गत आता है, में अनंत डहरिया नाम का व्यक्ति अपनी बाड़ी में बिक्री करने हेतु गांजा का पौधा उगा कर रखा है। इस सूचना पर चौकी प्रभारी श्री शर्मा साहब के हमारा स्टाफ जाकर रेड कार्रवाई किए, जिस पर से उनके बाड़ी से 3 नग गांजा वजनी 2 किलो 500 ग्राम को समक्ष वाहन रेड कार्रवाई कर पकड़ा गया। गांजा आरोपी को पकड़ने में चिल्फी चौकी प्रभारी मनोज शर्मा, प्रधान आरक्षक मुकेश यादव, रमाकांत आरक्षक सुभाष कोसरे की विशेष योगदान रहा। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
खबर है मुंगेली जिला के फास्टरपुर क्षेत्र का, जहां पर दोहरे हत्याकांड के मामले में तीसरी लाश मिलने से लिया नया मोड़। क्या है सच्चाई? पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी। खबर के अनुसार मुंगेली जिला के फास्टरपुर थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम लगरा में बीते दिनों दोहरे हत्याकांड देखा गया, जिसमें 1 साल के मासूम बेटे और मां की हत्या करने का मामला सामने आया था, जिसमें परिजनों ने बताया था कि उसके पति बसंत चंद्राकर ने ही दोनों को मारकर रात में ही घर से फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी के रूप में बसंत चंद्राकर की तलाश कर ही रही थी, तभी दूसरे दिन शाम को गांव के ही तालाब के अंदर बसंत चंद्राकर को देखा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की मदद से बसंत चंद्राकर को बाहर निकाला गया। जब बाहर निकाला गया तब बसंत चंद्राकर की मौत हो चुकी थी, जिससे पुलिस पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बहरहाल दोहरे हत्याकांड की गुत्थी सुलझी ही नहीं है। अब यह तीसरी लाश सभी को चौंका के रख दिया है। अब आगामी दिनों में यह देखने विषय होगा कि आखिर पत्नी और बच्चे को मारने वाला आखिर कैसे और क्यों जान गंवा बैठा। मुंगेली से चुनामणि खांडे के साथ पोखराज खांडे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है मुंगेली जिला की पथरिया क्षेत्र का, जहां पर ग्राम पंचायत भटगांव में बीते दिनों ग्राम पंचायत के द्वारा आम सभा का बैठक रखा गया, जहां पर ग्रामीणों ने गांव के साथ अपनी समस्याओं को सरपंच, सचिव व उपस्थित अधिकारियों के समक्ष रखा। बैठक के दौरान ग्रामीणों ने प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाने की बातें सामने रखी और साथ ही सरपंच कौशल्या अनिल साहू के ऊपर आरोप लगाते हुए बताया गया कि आवास के नाम पर पैसे की डिमांड किया जाता है। आवास के नाम लेके आवास में पैसा मांगा, सरपंच मांगा थे, सचिव मांगा, अभी हम नहीं देने 1 रुपया, 5,000 देकर 10,000 देके आवास नहीं मिले। मोला मोर बेटा ला कालू ला अरे क्यों साल नहीं मिले, कभी नहीं मिले, हमरा आवास नहीं मिला थे। अब वही आसपास के सबके फोटो खिंचावा थे, सूची नाम आगे हमारे नाम ही नहीं आवते। लेकिन हम गरीबों के पास उन्हें घूस देने के लिए पैसा नहीं है, जिसकी वजह से आज तक हमारा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास नहीं बन पाया है। साथ ही कई ऐसे लोग हैं जिनका वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन के हकदार हैं, उन्हें भी किसी प्रकार का इसका लाभ नहीं मिल पाया है। आपको बता दें कि यह बैठक आम जनों की शिकायत पर रखी गई थी, जिसमें अधिकारी जांच हेतु यहां पहुंचे हुए थे, लेकिन बैठक में किसी भी आम जनता को बोलने का मौका नहीं दिया गया और कई पंच प्रतिनिधि भी बैठक में ग्रामीणों की समस्या लेकर पहुंचे हुए थे, जिन्हें भी बैठक और अधिकारियों के समक्ष कुछ भी बोलने का मौका नहीं दिया गया, जिन्होंने अपनी समस्याओं को मीडिया के सामने रखते हुए उचित कार्रवाई करने की मांग किया है। ये तो विधवा हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, 10 साल पति में कहीं बेटा मन में अलग हो गए हैं, और वो मोर तबियतों खराब रही थे, और वो माँ पैसा कौड़ी तक नहीं मिला, मतलब 300 350, कभी कभी वो 2 महीना 3 महीना में पैसा ले जाते तो हम बोला देवे नहीं करा, ध्यान नहीं देता, मैं आए हैं यहाँ। साथ ही असंगठित कर्मकार मजदूरी कांग्रेस मुंगेली के जिला अध्यक्ष दुर्गा यादव ने बताया कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत भटगांव में हुए कामों को लेकर शिकायत भी किया गया था, जिस पर अधिकारी जांच में पहुंचे हुए थे। उनके जांच से असंतुष्ट जिला अध्यक्ष दुर्गा यादव ने उच्च अधिकारी और संबंधित मंत्री महोदय से आगे शिकायत करने की बात भी कही है। का जो निर्माण कार्य जो शासन की तरफ से पैसा आया था, उसकी शिकायत में किया था, पर उच्च स्तर के मैं मांग किया था, जिसमें पंचायत इंस्पेक्टर सिमरोज के द्वारा आज निरीक्षण किया गया था, जिसमें मुझे संतुष्ट नहीं लगा, क्योंकि सिमरोज साहब ने तत्काल वाले सरपंच को भगाने का काम किया। मैं इसका उच्च स्तर से मैं जाँच कराऊंगा, माननीय मंत्री जी को मैं अवगत कराऊंगा। जब अंदर गए हैं हमन कम से कम 50 आदमी दूरी बना के डिस्टेंसिंग बना के रखे रहे, जो सरकार के हमारे नियम है वो बना के रखे रहे। जो भी हमारी समस्या है बोला हम गोहराबो कई का रहे साहब, में अधिकारी जो आ रहे चौकर सामने अधिकारी बोलते कि भाई मैं तुम्हारी समस्या सुनबे नहीं कर रहा हूँ, केवल सरपंच यहाँ बैठी और एक दुर्गा बैठी जो शिकायत करे थे, अब बाकी आदमी बाहर जाओ, सबको धक्का मार के निकाल दिया।
खबर है बेमेतरा जिला के बेरला ब्लॉक का, जहां पर कुछ किसान बड़े ब्रांड के धान बीज लगाकर धोखा खा रहे हैं। 90 से 100 दिन में निकलने वाली बालियां महज 55 दिन में ही निकल रही हैं और वह भी खराब निकल रही हैं। खबर के अनुसार बेरला विकास खंड के ग्राम उफरा, गाड़ामोर, मावली, खमतरे क्षेत्र के किसानों ने लगभग 300 एकड़ में बायर मल्टी इंटरनेशनल कंपनी का एरीज एजेड किस्म का हाइब्रिड धान का रोपाई किया है। किसानों द्वारा रोपित यह धान की बालियां बहुत खराब आ रही हैं। बाली खराब होने की समस्या को लेकर जिला पंचायत सभापति एवं प्रदेश संयोजक राहुल योगराज टिकरिया ने किसानों के साथ मिलकर बेरला विभागीय अधिकारी डी.आर. डाहिरे को ज्ञापन देकर निरीक्षण करने का निवेदन किया था। सभापति टिकरिया एवं किसानों ने अनुविभागीय अधिकारी को जानकारी देते हुए बताया कि इस किस्म के धान के बाली को 90 से 100 दिनों के बीच निकलना था, लेकिन ये 55 दिन में ही निकल रहे हैं और धान की बालियां भी खराब होने लगी हैं। जो बालियां अभी से निकल आए हैं और खराब हो रहे हैं, वो संभवतः पूरा बालियों खराब निकल रही हैं और आगे पीछे निकल रही हैं, जो कि किसानों के लिए चिंता का विषय है और भारी क्षति है। फसल समय से पहले निकले थे, 135 दिन के फसल है, वो यह करीब 60 दिन में निकले चालू हो गए है। वो अभी वो जो निकले है तेना कम से कम 50% निकल चुके हैं। आज वही 75-80 दिन के मुश्किल से हो है और 50% निकल गए, जेमा सबो वाली खराब हो चुके हैं, कोनो पके के अवस्था में नहीं है और 50% बचे हैं, तेना कब निकल ही का ठिकाना नहीं है। वो पक के झर जाइए और सबो जो बचे निकले भी है वो पूरा बाली खराब है। और हमारे क्षेत्र में बेरला क्षेत्र में करीब ये डहारेला पूरा बेरला क्षेत्र में लगा है, जेमा 5-6 ठन गाँव है और सबो किसान भाई मन लगा है करीब 300 एकड़ में है। और सब यहाँ बायर कंपनी के राइस बायर कंपनी के AZ 8433 है DT और एला लगा रहे हैं और पूरा फसल खराब है। हमारे मुआवजा मांग है, पूरा मुआवजा लेबो, नहीं तो उपभोक्ता फोरम में एकर शिकायत न दर्ज कराबो, ओकर माध्यम से पूरा मुआवजा लेबो सबो किसान। इस समस्या से किसानों के माथे में चिंता की लकीरें और भारी महंगे बीज, तो वहीं उसका परिणाम उतना ही उल्टा नजर आ रहा है। बेरला विकास खंड के किसान हिलावन परगनिया, नारद सिंह वर्मा, बबला परगनिया, भारत वर्मा, जड़ी निषाद, नरेंद्र वर्मा, चंद्र प्रकाश परगनिया, गणा निषाद, जयप्रकाश परगनिया, अश्वनी वर्मा, परमानंद वर्मा, अरुण विश्वकर्मा, योगेश वर्मा, राजेश वर्मा, राजकुमार वर्मा, बबलू निषाद, इंद्रमन बघेल, मनहरण निषाद, पंकज वर्मा, विवेकानंद साहू, लेखराम वर्मा, भूपेंद्र कुमार वर्मा, सुखीराम वर्मा, ईश्वर साहू, जितेंद्र वर्मा, चंद्रिका वर्मा, गोपाल निषाद, सुरेश वर्मा, प्रवीण गोस्वामी, पंकज वर्मा ने अपने खेतों में इस धान का रोपाई किया है। इस विषय पर राहुल योगराज टिकरिया जिला सभापति का कहना है कि धान खराब होने का शिकायत किसानों द्वारा लगातार मिल रही थी। किसानों के साथ खेतों में जाकर जब निरीक्षण विभागीय अधिकारी से मुलाकात कर ज्ञापन देकर समस्या का निराकरण करने का निवेदन किया गया है। प्रशासनिक पंचनामा के बाद किसानों का साथ उपभोक्ता फोरम तक दूंगा ताकि उनका हक उन्हें मिल सके। बेमेतरा से रंजीत बंजारे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। खबर है मुंगेली जिले के सिद्धगंगा क्षेत्र का, जहां पर जिले के सिद्धगंगा क्षेत्र के समीप 15 सितंबर 2020 को लगरा में दोहरे हत्याकांड से इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि लगरा निवासी कृषक 45 वर्षीय बसंत चंद्राकर की पत्नी 37 वर्षीय लता और 1 साल की मासूम बच्ची उसके ही पिता ने बेरहमी से हत्या कर दी। मां और बच्चे का शव घर पर ही मिला है। शव को धारदार हथियार से घातक चोटें पहुंचाई गई हैं। वहीं पति बसंत फरार है। परिवार वालों ने बताया कि पति ने ही बेरहमी से हत्या की है। बसंत चंद्राकर और लता चंद्राकर के 8 बच्चे हैं और मारी गई 1 साल की मासूम बच्ची सबसे छोटी थी। आप सुबह बच्चे लोग उठे और जाके देखे ना, तो छोटे बच्चा बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। अच्छा। अब मैं निकल के अपन बैला भैंसा में कांदी देवत रहे साहब। ओकर बाद में हमला पता चली से कि लेकिन बताई नहीं था। और ओकर 7 लड़का
पूछे जा 7 लड़का मोर संग मरे थे साहब, और जो खत्म होए 22 तेन और वो बच्चा वो खर जो मारे तेन उन तीनों एक घर में रहते रही साहब। बात लब उन जान सकी साहब 12 महीना हो गए तो कुछ काम धाम नहीं करत रही से। सूत्रों के अनुसार लड़का के पिता इतवारी ने बताया कि रात को घर के सभी सदस्य खाना खाने के बाद अपने अपने कमरे में सोने चले गए। 7 बच्चे हमारे घर पर ही थे, जबकि सबसे छोटा पोता बड़ी बहू और बेटा के साथ था। सुबह खेत जाने को तैयार हो रहे थे, तभी पता चला कि बहू और पोते की लाश पड़ी हुई है और आरोपी बसंत चंद्राकर फरार है। तो पुलिस को सूचना इतवारी चंद्राकर ने दिया और गांव वाले भी इस दौरान घर पर पहुंच गए। पुलिस वालों ने फरार बसंत चंद्राकर की तलाश में जुट गई है। वो जेठ है ज्यादा तंगाइल धरे दादा तो अपन लड़का जन छूटे क्योंकि मोह 2 बार में गेम आगे हवाई मौत ओखर मालिक करत रही 3 दिन ले आउ जानत रहे हैं, तब वो चले से कि अभी कल तंगात रही वो पहले जेठ में आउ तंगा रही से ओखर बाद भी दूसरे जेठ में तंगाई से तो चल दे रही से। सुबह गाँव वाले उसका परिवार है ना, वो मैं दुकान आए थे, उन्हीं लोग बताया कि फलाने ऐसा हो गया, ऐसा कहकर तो मैं अपना घर गया। मुंगेली से चुनामणि खांडे के साथ पोखराज खांडे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। खबर है रायगढ़ जिले की, जहां पर गोधन न्याय योजना से वर्मी खाद बनाने की शुरुआत की गई है। खबर के अनुसार रायगढ़ ट्रांसपोर्ट नगर SLRM सेंटर में टंकियों में 5 किलो अफ्रीकन केचुआ डालकर वर्मी खाद बनाने की नगर निगम द्वारा शुरुआत की गई है। हम आपको बता दें कि आज मंगलवार को नगर निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने वर्मी कंपोस्ट के लिए ट्रांसपोर्ट नगर SLRM सेंटर में बनाए गए टंकियों में अफ्रीकन केचुओं को डालकर खाद बनाने की अंतिम प्रक्रिया का शुभारंभ किया। हमारे यहाँ ट्रांसपोर्ट नगर में जो कचरा प्रसंस्करण केंद्र है, मणिकंचन केंद्र, उसका एक पार्ट है जहां हम गोबर खरीदी कर रहे हैं। उसमें आज वर्मी कंपोस्टिंग प्रारंभ किया गया है। लगभग 5 किलो केचुआ लाके उनको 5 अलग अलग पिट में डाला गया है। वर्मी कंपोस्टिंग बनाना स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें आयुक्त महोदय स्वच्छता निरीक्षक राजू पांडे जी और सहायक स्वास्थ्य अधिकारी अपने सुपेंद्र सिंह और प्रणब मेरे द्वारा आज कंपोस्ट पिट में केचुआ डाल करके उसमें उद्घाटन किया गया है वर्मी कंपोस्टिंग का। इसमें गौरतलब बात यह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी अंतर्गत गोधन न्याय योजना में पूरे राज्य में गौठान बनाए जा रहे हैं, जहां गोबर खरीदी कर एकत्रित किया जा रहा है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन सिटी के तहत शहरों में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कर SLRM सेंटर में गीला एवं सूखा कचरा अलग अलग कर एकत्रित किया जा रहा है, जिसे वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने वाले वैज्ञानिकों द्वारा बनाए विधि से गोबर एवं गीला कचरा मिलाकर खाद बनाने की प्रक्रिया की जा रही है। आज नगर पालिका निगम आयुक्त आशुतोष पांडे ने ट्रांसपोर्ट नगर SLRM सेंटर में टंकियों में निर्मित गोबर खाद में अफ्रीकी केचुओं को अपने हाथ से डालकर वर्मी कंपोस्ट खाद बनाने की अंतिम प्रक्रिया का शुभारंभ किया, जो 45 दिनों में तैयार हो जाएगा, जिसे सीधे किसान या सेवा सहकारी समिति को 8 रुपए किलो में बेचा जाएगा। गोबर खाद से हुए आय को सेंटर के स्वच्छता दीदी जो वहां खाद बनाने हेतु कार्यरत हैं, उन्हें ही मानदेय के रूप में दिया जाएगा। इस प्रकार इस योजना से किसान, चरवाहा, महिलाएं, स्वच्छता दीदी आदि लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। में गोबर खरीदकर 8 रुपया में वर्मी कंपोस्ट बनाकर बेचने की सरकारी आदेश गोधन न्याय योजना के तहत जारी हुई है। आने क्रियान्वित हो पाती है और इसका कितना सफल संचालन हो पाता है, यह देखने वाली बात होगी। RJ रमझाझर से मोहन नायक। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर।
खबर है बलौदाबाजार जिले का, जहां पर बलौदाबाजार के महिला अधिकारी को दिया गया गाली गलौज। खबर के अनुसार अंत्य व्यवसायी विभाग कलेक्ट्रेट बलौदाबाजार कार्यालय अधिकारी मनहर कोसले के द्वारा एक महिला अधिकारी प्रभा मार्कंडे क्षेत्राधिकारी के साथ किया गया अभद्र व्यवहार। जानकारी के अनुसार 3 माह से महिला अधिकारी को नहीं किया गया वेतन का भुगतान। महिला अधिकारी द्वारा वेतन क्यों नहीं दिया गया पूछने पर प्रभारी अधिकारी द्वारा किया गया अनर्गल बर्ताव। श्रीमती प्रभा मार्कंडे क्षेत्राधिकारी जिला अंत्य व्यवसायी सहकारी विकास समिति बलौदाबाजार। वर्तमान में श्री मनहरन लाल कोसले क्षेत्राधिकारी जो प्रभारी कार्यपालन अधिकारी है वो पदस्थ हुए हैं दिनांक 8/7/19 को। तब से मुझे अभी तक वो हर तरह से प्रताड़ित ही कर रहे हैं, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, हर तरह से मुझे प्रताड़ित ही कर रहे हैं। इसकी सूचना मैंने कलेक्टर कार्यालय में सहायक आयुक्त महोदय को, प्रबंध संचालक महोदय को, सभी को मैंने अवगत कराया हुआ है। आपको बता दें, पीड़ित महिला अधिकारी के अनुसार महिला के ऊपर आर्थिक, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना किया गया है, जिसके संबंध में प्रताड़ित महिला अधिकारी ने कलेक्टर बलौदाबाजार सहित सहायक आयुक्त, प्रबंधन संचालक एवं महिला बाल विकास विभाग आदि में महिला उत्पीड़न के मामले की शिकायत की गई है। अब आगामी दिनों में यह देखने विषय होगा कि इस महिला अधिकारी के ऊपर किया गया अनर्गल बर्ताव के ऊपर किस प्रकार की कार्रवाई उच्चस्थ अधिकारियों द्वारा की जाती है। एक आप कलेक्टर मतलब आपके कलेक्टेड ऑफिस में एक महिला अधिकारी है प्रभा मार्कंडे करके। हाँ, वो एक मनहरन कोसले अधिकारी है वहाँ का, उसके नाम से शिकायत किया गया है कि मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक प्रताड़ना, आर्थिक प्रताड़ना किया जाता है और गाली गलौज किया जाता है करके। हाँ, तो सर शिकायत किया था वो, तो अभी तक कहाँ पहुँचा है उसका शिकायत? उसका जांच जो है ना ये सब कमेटी कर रही है। कार्यवाही कब तक हो जाएगा सर? के बाद कार्रवाई होगा ना। महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो कमेटी होती है ना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत, उस कमेटी को जांच सौंप दिया गया है। उसने जांच प्रारंभ कर दिया। जैसे ही रिपोर्ट आएगा, जो भी रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से कार्रवाई होगा। बलौदाबाजार से धनेश आडिल की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। खबर है बिलासपुर जिले के बिल्हा क्षेत्र का, जहां पर पुरानी रंजिश एवं पैसे के लेन देन को लेकर मृतक एवं चचेरे भाई को रात भर मारपीट करने के बाद मौत के घाट उतारकर फरार आरोपी को 4 महीने बाद सिरगिट्टी पुलिस ने धर दबोचा है। खबर के अनुसार बिलासपुर जिले के थाना सिरगिट्टी में रिपोर्ट दर्ज करवाया गया था। युवराज खरे पिता दिलहरन खरे उम्र 15 वर्ष को मुकेश लाउत्रे एवं अन्य लोगों द्वारा मारपीट करने से मृत्यु होने पर ग्राम धमनी के पास रोड किनारे फेंक दिया है, जिसकी सूचना पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही थी। विवेचना के दौरान 8 आरोपियों को पूर्व में ही गिरफ्तार किया जा चुका था एवं एक आरोपी फरार था। विवेचना के दौरान उक्त आरोपी को मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा गया, जिससे पूछताछ के दौरान पुरानी रंजिश एवं पैसे के लेन देन को लेकर विवाद होना बताया। इसके साथ ही रात में आरोपियों द्वारा मृतक युवराज एवं उसके साथी आकाश को बंधक बनाकर मारपीट करना, जिससे युवराज का मृत्यु होने पर गुमराह करने के लिए मृतक युवराज को उसके एक्टिवा वाहन के साथ ग्राम धमनी के रोड किनारे फेंकना बताए। पूर्व में गिरफ्तार आरोपी अभिजीत लाल उर्फ बिक्कू, अभिषेक लाल उर्फ लक्की, हरीश चौहान, मुकेश लाउत्रे को पूर्व में न्यायालय में पेश किया जा चुका है। प्रकरण के एक अन्य आरोपी लक्की उर्फ खेबड़ा नायडू पिता रामधीन नायडू, जिससे मुखबिर से सूचना मिली कि उक्त फरार आरोपी घर में छुपा हुआ है, तब थाना सिरगिट्टी पुलिस टीम द्वारा आरोपी के घर पर दबिश देकर घेराबंदी कर पकड़ लिया गया, जिसकी मेमोरेंडम कथन लिया गया, जिसके द्वारा अपराध करना स्वीकार किया गया। उक्त आरोपी के विरुद्ध 229, 302, 342, 323, 394, 393, 397, 201, 148 और 149 के तहत माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है।
3 माह पूर्व एक हत्या का मामला सिरगिट्टी थाने ने दर्ज किया था, जिसमें 8 आरोपियों को तत्काल सिरगिट्टी पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसका एक फरार आरोपी लक्की नायडू ये लगातार पुलिस से लुक छिप कर अपना पहचान भी छुपा रहा था, तो जिसे मुखबिर की सूचना पर कल रात में गिरफ्तार किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। बिलासपुर से विनीता जोशी के साथ मनहरण बंजारे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी क्षेत्र का, जहां पर सिरगिट्टी पुलिस द्वारा बलात्कार का आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। खबर के अनुसार बिलासपुर जिले के सिरगिट्टी थाना अंतर्गत मन्नाडोल निवासी पीड़िता से आरोपी राहुल नामदेव, पिता राजा भैया नामदेव, उम्र 22 साल, निवासी सलीमाबाद रोड स्टेशन, जिला कटनी, राज्य मध्य प्रदेश से मोबाइल से संपर्क होने पर दोनों में दोस्ती हो गई थी। 13 सितंबर 2017 को आरोपी पीड़िता के घर मिलने गया था तथा शादी का झांसा देकर पीड़िता से शारीरिक संबंध बनाते रहा। अंतिम बार 3 मार्च 2020 तक बीच बीच में बिलासपुर आकर उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध स्थापित करता रहा। पीड़िता द्वारा शादी से इनकार करते चला गया था। 23 अगस्त 2020 को शादी करने के लिए फोन किया तो मुझे शादी करने से मना किया और मां बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए जान से मारने की धमकी दिया गया। पीड़िता की रिपोर्ट दिनांक 26/8/2020 को थाना सिरगिट्टी में अपराध क्रमांक 396/2020 धारा 376(2)(506) का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसके बाद आरोपी की पतासाजी हेतु टीम भेजी गई थी। आरोपी को दिनांक 13/9/2020 को अपराध घटित करने पाए जाने से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेज दिया गया है। कुछ दिन पूर्व थाना सिरगिट्टी को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की के साथ लगातार बलात्कार करते हुए एक लड़का शारीरिक संबंध बना करके उसको छोड़ करके कटनी भाग गया था। आरोपी कटनी का रहने वाला था, इसलिए टीम बना करके वहां पर पार्टी भेजी गई और आरोपी को गिरफ्तार कर अभी थाना लाया गया है और मामले में आगे विवेचना की जा रही है। सिरगिट्टी बिलासपुर से मनहरण बंजारे के साथ विनीता जोशी की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है मुंगेली जिले का, जहां पर छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज ने नया विधानसभा का नाम ममतामयी मिनी माता के नाम से रखने पर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को सौंपा है ज्ञापन। इसके साथ ही पूर्ण शराबबंदी करने के लिए मंत्री रुद्र कुमार को सौंपा गया है ज्ञापन। खबर के अनुसार पूर्व में छत्तीसगढ़ में कई हिस्सों में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को ममतामयी मिनी माता के नाम वाले विधानसभा का नाम यथावत होने के लिए ज्ञापन सुपुर्द किया गया है, जिसमें बसना, पिथौरा, सरायपाली, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, मुंगेली में छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश कोसरे ने ज्ञापन सौंपने के बाद कहा, अगर ममतामयी मिनी माता के नाम से यथावत विधानसभा का नाम नहीं होता तो हमारे द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए हमारे द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी और इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। मैं राजकुमार बघेल, आरजे रमझाझर न्यूज से। अभी वर्तमान में विधानसभा का नाम ममतामयी मिनी माता के नाम से है, जो नया रायपुर में भूमि पूजन के अंतराल में कहीं पर मिनी माता जी का नाम जिक्र नहीं हुआ है। जहां पर विधानसभा का नाम अगर ममतामयी मिनी माता के नाम से यथावत नहीं होता है तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है और धरना प्रदर्शन करने के लिए आहूत हैं। जैसे कि सभी जगह एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर विधानसभा में 90 विधायकों को छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर पूर्ण शराबबंदी नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने में सब तैयार हैं और सभी सतनामी भाई सड़क में उतरेंगे। इसके साथ ही इस संपूर्ण कार्रवाई के दौरान पदाधिकारीगण रायपुर शहर जिला अध्यक्ष सूर्यकांत कुर्रे, महिला जिला अध्यक्ष गायत्री घिंडे, जिला सचिव दुर्गा प्रसाद बंजारे, ब्लॉक संरक्षक कोमल डहरिया, ब्लॉक अध्यक्ष शकुंतला बंजारे और अन्य प्रतिनिधिगण शामिल रहे। पथरिया मुंगेली से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।
खबर है मुंगेली जिले का, जहां पर छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज ने नया विधानसभा का नाम ममतामयी मिनी माता के नाम से रखने पर कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को सौंपा है ज्ञापन। इसके साथ ही पूर्ण शराबबंदी करने के लिए मंत्री रुद्र कुमार को सौंपा गया है ज्ञापन। खबर के अनुसार पूर्व में छत्तीसगढ़ में कई हिस्सों में कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार को ममतामयी मिनी माता के नाम वाले विधानसभा का नाम यथावत होने के लिए ज्ञापन सुपुर्द किया गया है, जिसमें बसना, पिथौरा, सरायपाली, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार, मुंगेली में छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज के प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश कोसरे ने ज्ञापन सौंपने के बाद कहा, अगर ममतामयी मिनी माता के नाम से यथावत विधानसभा का नाम नहीं होता तो हमारे द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन करना शुरू कर दिया जाएगा, जिसमें अपनी मांग को पूरी करवाने के लिए हमारे द्वारा कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी और इसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है। मैं राजकुमार बघेल, आरजे रामछाया न्यूज से। अभी वर्तमान में विधानसभा का नाम ममतामयी मिनी माता के नाम से है, जो नया रायपुर में भूमि पूजन के अंतराल में कहीं पर मिनी माता जी का नाम जिक्र नहीं हुआ है। जहां पर विधानसभा का नाम अगर ममतामयी मिनी माता के नाम से यथावत नहीं होता है तो पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा जा रहा है और धरना प्रदर्शन करने के लिए आहूत हैं। जैसे कि सभी जगह एसडीएम, तहसीलदार, कलेक्टर को पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में ज्ञापन सौंपा जा रहा है। ये स्थानीय एसडीएम, कलेक्टर और तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा जा रहा है मुख्यमंत्री के नाम से। ये ज्ञापन पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सभी एसडीएम और कलेक्टरों को छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज के प्रतिनिधि पदाधिकारी सौंपेंगे। ये जो ज्ञापन है, पूर्व में विधानसभा भवन का नाम छत्तीसगढ़ की प्रथम महिला सांसद ममतामयी मिनी माता के नाम पर था, जो कि अभी कांग्रेस सरकार ने नवीन भवन का निर्माण किया है, नवीन विधानसभा भवन का निर्माण किया है, जिसमें ममतामयी मिनी माता का नाम कहीं पर भी दर्ज नहीं है और किसी भी मंत्री ने उनके नाम का जिक्र भी नहीं किया है। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज ये अपील करती है छत्तीसगढ़ सरकार से कि वो जल्द से जल्द मिनी माता का नाम विधानसभा भवन का नाम मिनी माता के नाम पर होने की घोषणा। छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज के द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण शराबबंदी की मांग को लेकर 90 विधानसभा में 90 विधायकों को छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा, अगर पूर्ण शराबबंदी नहीं होगी तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने में सब तैयार हैं और सभी सतनामी भाई सड़क में उतरेंगे। इसके साथ ही इस संपूर्ण कार्रवाई के दौरान पदाधिकारीगण रायपुर शहर जिला अध्यक्ष सूर्यकांत कुर्रे, महिला जिला अध्यक्ष गायत्री घिंडे, जिला सचिव दुर्गा प्रसाद बंजारे, ब्लॉक संरक्षक कोमल डहरिया, ब्लॉक अध्यक्ष शकुंतला बंजारे और अन्य प्रतिनिधिगण शामिल रहे। पथरिया मुंगेली से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है मुंगेली जिला के लोरबी क्षेत्र का, जहां पर वन अमला के ऊपर अवैध पेड़ कटाई का लगा आरोप। खबर के अनुसार मुंगेली वन मंडल के खुड़िया वन परिक्षेत्र के जंगलों में इन दिनों इमारती लकड़ियों की अवैध कटाई तस्करों द्वारा बेखौफ तरीके से की जा रही है। पूरा मामला चचेड़ी बीट के कक्ष क्रमांक 493 के सामने का है, जहां मनियारी नदी के रास्ते लकड़ी तस्करों के द्वारा 14 नग लाखों रुपए के सागौन लकड़ी के गड्ढे को बहाते हुए लाया जा रहा था, जिसकी सूचना मिलते ही वन समिति के सदस्यों के द्वारा मौके पर जाकर नदी में तैरते लाखों रुपए के लकड़ी के गड्ढे को जब्त किया गया। तदुपरांत इसकी सूचना वन विभाग के उच्च अधिकारियों को दी गई, जिनके द्वारा वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आकर के रात में 10 बजे लगभग कटाई करके निकाल रहे थे। पानी नदी में बाढ़ है, उसमें बहा के निकाल रहे थे, जिसको ग्राम चचेड़ी के अध्यक्ष और सदस्य लोगों को पता चलने से वो पहुंचे और तुरंत उसको पकड़ने का प्रयास के लिए, चूंकि नदी के उस पार वो भाग गए। फिर सूचना देने के बाद बीट गार्ड पहुंच गए और नदी के किनारे लगा के लकड़ी को पकड़ के रखे थे। 14 नग पकड़े हैं, 14 नग गोला है और उसकी नाप कर रहे हैं। अभी पूरी घन मीटर वगैरह नहीं निकल पाया है। वो लगभग 1 लाख के आसपास हो गए, 1 से 1.5 लाख का। जैसे ही पता चलता है उसकी कार्रवाई आज भी अभी हुआ है, तो अभी पता चल रहा है 2 आदमी का दो पहले वाला 2 अलग गिरफ्तार है। करके अभी जाँच करवाते हैं, जाँच किया जाएगा। आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक खुड़िया वन परिक्षेत्र के जंगलों में वन विभाग के कर्मचारियों के सह पर रोजाना लकड़ियों की अवैध कटाई धड़ल्ले से हो रही है।
जिसको लेकर चचेड़ी वन समिति के सदस्यों ने नदी के रास्ते की जा रही लकड़ियों की तस्करी मामले में विभाग के वन रक्षक नीलेश कुमार सोनकर समेत अन्य कर्मचारियों पर साठगांठ का आरोप। मैंने रोड में 2 बार खुद ही लकड़ी पकड़ के इनको सुपुर्द किया हूँ और ये मैं एसडीओ और डीएफओ साहब तक के मैं ये चीज को बताया हूँ और वीडियो बना के भेजा भी था मैं, लेकिन नीलेश सोनकर के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया गया इनका विभागी। हमला तस्कर से लकड़ी खबर मिली कि लकड़ी यहाँ कटाई हुई है जंगल पे और वो पानी में बहा के आवा थी। मैं अध्यक्ष आयन और लकड़ी ला रोके और रोक के अपन फायरिंग गार्ड फोन करें, फायरिंग गार्ड मोर फोन रिसीव नहीं करी। देखने वाली बात होगी कि कब तक लकड़ी तस्करों पर कड़ी कार्रवाई होती है ताकि क्षेत्र में हो रहे लकड़ी तस्करी में अंकुश लगाया जा सके। मुंगेली लोरमी खुड़िया परिक्षेत्र से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है मुंगेली जिले का, जहां पर छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज द्वारा 19 नवनियुक्त पदाधिकारियों को दिलाया गया नियुक्ति पत्र एवं शपथ। खबर के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज के द्वारा 22 सितंबर 2020 को ग्राम पंचायत चंदली के बाबा गुरु घासीदास भव्य गुरुद्वारा में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, जहां पर जिला अध्यक्ष राजकुमार बघेल ने शपथ दिलाते हुए कहा कि हम बाबा गुरु घासीदास के सभी विचारधारा एवं सतनाम धर्म के सभी नियमों का पालन करेंगे। हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के सभी साथी भाइयों को सही दिशा में और बाबा गुरु घासीदास के बताए रास्ते में चलना होगा। हमारे जो छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज का उद्देश्य है, सभी छत्तीसगढ़ के सतनामी भाइयों को सही दिशा में जाना और आगे बढ़ाना है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 12 से एवं छत्तीसगढ़ प्रदेश सतनामी समाज के प्रदेश महामंत्री शशि घृत लहरे द्वारा बाबा गुरु घासीदास जी का पूजा अर्चना करने के बाद सभी पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए पद का दुरुपयोग न करते हुए इसकी महत्ता को समझने की बात कही और समाज को एकजुट रहकर काम करना और सभी को गलत चीजों का सेवन नहीं करने की बात कही। उपस्थित पदाधिकारी देवचरण जोशी, जिला प्रभारी जिला अध्यक्ष राजकुमार बघेल, जिला संगठन मंत्री राजा कुर्रे, जिला महामंत्री रंजीत तेंदुलकर, जिला युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष नारायण डहरिया, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष सुरेंद्र डहरिया, विद्यार्थी संघ ब्लॉक अध्यक्ष काशीराम भास्कर उपस्थित रहे। हमारे ब्लॉक स्तर, जिला स्तर के जितने भी सतनामी छत्तीसगढ़ सतनामी समाज के जितने भी नवनियुक्त पदाधिकारी है उसको नियुक्ति पत्र और उसको सम्मान किया गया। इसमें सभी हमारे सतनामी भाइयों को मैं यह बोलना चाहती हूँ कि हमारे जो सतनामी समाज है उसको आगे बढ़ाए और एक संगठित होकर रूप से कार्य करे। पथरिया से राजकुमार बघेल की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है रायगढ़ जिला के चंद्रपुर क्षेत्र की, जहां पर चंद्रपुर के महानदी में डूबने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक बालक बाल बच गया। डूबने वाले युवक की तलाश अब भी जारी है। खबर के अनुसार रायगढ़ निवासी 20 वर्षीय युवक की चंद्रपुर में महानदी के दरहा घाट में नहाते वक्त डूबने से मौके पर ही मौत हो गई। ये युवक सहित 11 दोस्त एक साथ मंदिर दर्शन और घूमने के लिए चंद्रपुर गए थे, जहाँ महानदी में नहाते वक्त यह घटना घटित हुई। खबर के अनुसार जैसा की बताया जा रहा है, रायगढ़ राजीव नगर गली नंबर 01 में मध्य प्रदेश के लोग किराए के मकान में रहते हैं और ठेला लगाकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। घटना वाले दिन 11 लोग घूमने के उद्देश्य से रायगढ़ से चंद्रपुर आए हुए थे। मंदिर जाने से पहले सभी नहाने हेतु महानदी के सभी घाटों से रेत कटाव हो गया है और पहले की अपेक्षा सभी घाटों की गहराई भी बढ़ गई है। इस बात से सभी घूमने आए लोग अनभिज्ञ थे, जिसका खामियाजा एक व्यक्ति को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार सभी लोग एक साथ नहा रहे थे, तभी अखिलेश जायसवाल और उसका साथी अधिक गहरे पानी में चले गए। अचानक दोनों डूबने लगे, तभी उनके अन्य साथियों ने पास में खड़ी नाव के चप्पू की सहायता से एक व्यक्ति को बाहर निकाला, परंतु अखिलेश को डूबने से नहीं बचा पाए। सर, हम लोग किनारे पे नहा रहे थे, मतलब अचानक से पानी बहाव आया, तो हम तो फिसल गए थे। तो बार बार ऊपर नीचे करके ऊपर आके पानी उगल रहे थे, तो नहीं उगल पाया तो हमको डोंगी से न पकड़ा है, बांस से। अच्छा। हम बांस पकड़ के खींचे और नाव में बैठे
गए फिर बाहर आए सर। नगर पंचायत के द्वारा घाट पर चेतावनी हेतु नोटिस बोर्ड भी लगाया गया है। अगर नहाने आए व्यक्तियों द्वारा इसे पढ़ लिया गया होता तो शायद यह घटना नहीं घटित होती। चंद्रपुर पुलिस की टीम भी सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंच गई और तफ्तीश में लग गई। साथ ही स्थानीय गोताखोरों की सहायता से लापता हुए व्यक्ति की तलाश में लगी हुई है। घटना स्थल पर टीआई गणेश राजपूत, लक्ष्मण खुटे, देवदास महंत और शिव यादव मौजूद रहकर आवश्यक कार्रवाई करने और खोजबीन में जुटे हुए हैं। अखिलेश जायसवाल अपने अन्य 10 साथियों के साथ रायगढ़ से मंदिर दर्शन करने आए थे, जो दरहा घाट में नहा रहे थे। नहाते समय अखिलेश यादव अचानक गहराई में चला गया। तैरना नहीं जानने के कारण नदी में डूब गया। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। खबर है राजनांदगांव जिले का, जहां पर धोखाधड़ी के आरोप में दबोचे गए 6 माह से फरार आरोपी। खबर के अनुसार छुई खदान ब्लॉक अंतर्गत गंडई थाना के रावणपारा निवासी एक 21 वर्षीय युवती के साथ छेड़खानी करने के आरोप में धारा 354 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल किया गया है। खबर के अनुसार युवक का नाम भगत राम साहू, पिता रामराज साहू, उम्र 23 वर्ष है। घटना बीते 6 माह पहले की है। घटना के बाद से ही युवक खाने कमाने के लिए बाहर चला गया था, जिसकी पतासाजी गंडई पुलिस द्वारा निरंतर किया जा रहा था। युवक की अन्य शहर से वापसी होने की सूचना मिलने पर पुलिस ने घेराबंदी कर उसके घर से ही गिरफ्तार कर आज न्यायालय में पेश कर जेल दाखिल कर दिया है। मजदूर वर्ग का एक आरोपी था भगत साहू, जिसने हाथ बाल पकड़कर छेड़छाड़ की थी और घटना के बाद से आरोपी फरार चल रहा था तथा उसके पता तलाश पर आरोपी द्वारा बाहर काम करने जाने की सूचना मिली थी, जिसके आज सकूनत पर आने की सूचना मिलने पर उसे उसके सकूनत जाकर गिरफ्तार किया गया। राजनांदगांव के छुई खदान से चंद्र कुमार कोसरे की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। बलौदाबाजार जिले के पलारी विकास खंड के ग्राम पंचायत घोटिया में सतनामी समाज के लोगों के द्वारा जोड़ा जैतखाम गड़ाया गया, जिसमें सतनामी समाज सहित गांव के लोग सम्मान के साथ पालो भी चढ़ाया गया। भारत देश के अनेक स्थानों से संत जन पहुँचे हुए थे। सतनाम धर्म रीति रिवाज के अनुसार जोड़ा जैतखाम में पालो चढ़ाया गया, जो गुरु घासीदास बाबा के सम्मान का एक प्रतीक चिन्ह है, जो सदियों से सतनामी समाज के लोग मानते हैं। साथ में वहाँ के लोग ग्राम पंचायत घोटिया को घोटियापुरी धाम से पुकारते हैं। संतों द्वारा और समाज के वरिष्ठों द्वारा एक दिवसीय जोड़ा जैतखाम का स्थापना किया है और हम संत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं कि हम सतनामियों का यही मांग है शासन प्रशासन से कि हमें अपना सतनाम धर्म मिलना चाहिए और हमें अपना सतनाम धर्म का मान्यता चाहिए। कोई भी दुखिया आता है उसका समाधान होता है और इस प्रावधान से मेरा भी दुख, मैं भी घर से परिवार से पीड़ित था तो मेरा भी दुख दूर हुआ। इनके वास्ते मैंने जोड़ा जैतखाम का निर्माण किया गया। पलारी से धनेश आडिर की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर। पूरा मामला लोरमी धान संग्रह केंद्र नवाडीह का है, जहां नीतीश कुमार अग्रवाल को
छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा धान उठाने कस्टम मिलिंग का काम करने का ठेका दिया गया है, लेकिन इनका कहना है कि केंद्र पर कुछ नाना प्रकार के लोगों के रूप में काम करने वाले असामाजिक तत्वों के आधार पर ट्रक लोड करने के लिए बाजार से दोगुना मूल्य का पैसा ले रहे हैं। इसके बावजूद अब दादागिरी एवं गुंडागर्दी करते हुए और रुपए पैसे की अवैध मांग किया जाने लगा है, जो कि राइस मिलर्स देने में सक्षम नहीं है। बीते 5 सितंबर को प्रदीप कुमार अग्रवाल लोरमी के राइस मिलर को इसी घटना का सामना करना पड़ा। अवैध रकम नहीं देने पर ट्रक नहीं भरा गया। ट्रक नहीं भरने पर मिलर्स द्वारा दूसरी हेमालों की टोली लाई गई, जिससे भी संग्रह में मौजूद असामाजिक हेमालों की टोली ने ट्रक लोडिंग नहीं करने दिया। राइस मिलर ने ट्रक भरवाने का भरकम प्रयास किया, जिसके बाद संग्रह के हेमालों ने छीना झपटी कर लेबरों को भी भगा दिया। राइस मिलर पर भी हमला कर परेशान किया गया, जिसके बाद राइस मिलर नितेश अग्रवाल किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकला। धान उपार्जन का कस्टम मिलिंग का धान दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, वही हम धान का उठाव कर रहे थे, परंतु वहाँ नाना प्रकार के असामाजिक तत्व लेबर के रूप में वहाँ कार्य कर रहे हैं और गुंडागर्दी दादागिरी करते हुए 2 रुपये से लेके 10 रुपये पैसा लेने का मांग करते हैं, पैसा देने का मांग करते हैं, वसूली करते हैं हमसे। 3 रुपये 60 पैसा और 3 रुपये 60 पैसा प्रति बोरी और 200 रुपये प्रति ट्रक चाय पानी उनका बंधा हुआ है। उसके अलावा ये लोग अवैध वसूली करते हैं 2 से 10 रुपये प्रति बोरी का। नितेश कुमार अग्रवाल का यह भी कहना है कि संग्रह केंद्र प्रभारी पहले तो नदारा थे, बाद में पहुंचने के बाद भी ट्रक लोडिंग करने में किसी प्रकार का सहयोग नहीं किया गया, जिसको लेकर जिला राइस एसोसिएशन के द्वारा मुंगेली कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। लोरमी से हरजीत भास्कर की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। मुंगेली के ग्राम पंचायत बलौदी आश्रित ग्राम चीनू में स्व सहायता समूह को मछली पालन करने के लिए 13 एकड़ तालाब को लीज में दिया गया था, जिसे समय से पहले पंचायत ने किसी और को देने का मामला सामने आया है। पूरा मामला मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत बलौदी के आश्रित ग्राम चीनू का है, जहां पर सरपंच द्वारा महिला स्व सहायता समूह माँ गंगा को मछली पालन के लिए 10,000 का पर्ची काट कर तो दिया गया था। स्व सहायता समूह माँ गंगा को बताए बिना ही बैठक कर किसी और को तालाब लीज में देने की बात सामने आया है, जिससे महिला समूह ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और शिकायत किया और बोले कि अगर 1 सप्ताह में शिकायत का निराकरण नहीं किया जाएगा तो फिर हम महिला समूह के द्वारा कलेक्टर घेराव किया जाएगा। माँ गंगा महिला स्व सहायता समूह को मछली पालन के लिए तालाब में मछली पालन के लिए दिया गया है, जिसका रसीद भी कट गया है, लेकिन कुछ पंचगण और गांव की कुछ जनता द्वारा फायदे के लिए उसको निरस्त कर दिया गया है। आरोप है गांव की जनता, कुछ जनतागढ़ और कुछ पंचगण है। थोड़ा बहुत कमाई करने को कहते हैं तो वो भी हुआ थे और हम तो बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो गाँव में रह के अपन कुछ काम कर रहे थे कि सोचा था कुछ 2 पैसा मिल जाए तो परिवार पाल ऐसे करके सोचा था। तो ये गाँव वाले मुंगेली से चूड़ामणि खांडे की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत जल्ली के उचित मूल्य की दुकान पर राशन कार्ड धारियों एवं हितग्राहियों से उनकी चावल हेरा फेरी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि यह पूरा मामला ग्राम पंचायत जल्ली के उचित मूल्य की दुकान की अध्यक्षता करने वाले जितेंद्र पात्रे और समूह सचिव हीरा पात्रे, इन दोनों ने मिलकर इलेक्ट्रॉनिक कांटा को सेट कर हितग्राहियों के चावल को कम करके दिया जाता था। गुलाबी राशन कार्ड में 35 किलो चावल हितग्राहियों को दिया जाता था। सोसाइटी में रखे हुए इलेक्ट्रॉनिक कांटा पर जब 50 किलो की कट्टी वाले चावल को रखा जाता था तो 50 किलो का चावल इलेक्ट्रॉनिक कांटा में 57 किलो का दिखाता था। जब उसी 50 किलो की कट्टी को दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कांटा पर रख कर तौला गया तो वह 47 किलो दिखाता था। इस प्रकार इन दोनों के द्वारा मिली भगत कर उसके सामान के साथ लापरवाही करते हुए पकड़ा गया।
जब हितग्राहियों को सचिव हीरा पात्रे, अध्यक्ष जितेंद्र पात्रे इन दोनों के काले करतूतों की जानकारी पड़ने पर हितग्राहियों को जो सामान आवंटन किया गया था उन सामान की बोरियों को लाकर सोसाइटी के सामने फिर अपने पास रखो और घर में जाकर गरीबों की चावल को खा लो। गाँव वालों ने जब इसकी सूचना उचित मूल्य की दुकान संचालकों से ली तो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ते हुए ग्रामीणों से कह दिया कि कांटा खराब हो गई थी, इसकी जानकारी हमें नहीं थी, जिसकी वजह से आज तुम लोगों को चावल कम मिल पाया। ऐसे पल्ला झाड़ते हुए ग्रामीणों को चुप करा दिया गया। गांव के हितग्राहियों ने इसकी सूचना आरजे रमझाझर न्यूज चैनल को दी। तत्कालिक मौके पर पहुंचकर रिपोर्टर के द्वारा सारी समस्याओं को कवरेज किया गया। 50 किलो चावल में केवल 42 किलो चावल मिला है और 1 किलो पक्का में 700 ग्राम पक्का मिला है। तो 8 किलो चावल का 8 किलो चावल को गफलत किया गया, मिनी पकड़ मतलब खा लिया गया। जनता का 5 किलो, एक कार्डधारी का 5 किलो घपला हुआ है, उसका कार्रवाई कड़ी से कड़ी सजा मिले। ग्रामीणों ने मीडिया के सामने बताया कि हमारे धक के चावल को इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा हर माह चावल कम कर दिया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा को सेट कर चावल बांटा जाता है। 1 किलो शक्कर दिया जाता है, उसे किसी दूसरे इलेक्ट्रॉनिक कांटा में तौला जाता है तो 700 ग्राम शक्कर निकलता है। इतनी बड़ी लापरवाही यह ग्रामीणों से करते आ रहे हैं। गुस्साए ग्रामीणों ने इन दोनों के ऊपर FIR करने व कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। जब मीडिया कर्मी सचिव और अध्यक्ष से बात की तो चावल कम क्यों दिया जाता है, उनको उनके हक का चावल आप लोग क्यों नहीं देते। इन दोनों ने मीडिया कर्मी के सामने की इलेक्ट्रॉनिक कांटा खराब हो गया था, इसकी जानकारी हमें नहीं दी थी। इस तरह से गोल मटोल जवाब करते हुए वहां से निकल लिए। स्वागत है आपका आरजे रमझाझर में। मैं पुखराज खंड। हम इस वक्त मुंगेली जिला के ग्राम पंचायत जल्ली में आए हुए हैं, जहां से जानकारी मिली है कि उचित मूल्य की दुकान में सेल्समैन के द्वारा हितग्राहियों को चावल वितरण में लापरवाही बरती गई है। आइए हम यहां से जानकारी लेते हैं। हमारे बीच कुछ ग्रामीण उपस्थित हैं, हितग्राही उपस्थित हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। दादाजी अपना नाम बताएं। अच्छा ये बताएं यहाँ पे क्या समस्या हुई है? चावल कमी, 4 किलो कम है। इसे तौल के नहीं दिया चावल आपको? तौले हो काटा में खराबी। ऐसा 10 साल के हमने चाहिए। तो आपको कैसे जानकारी हुई कि यहाँ पे चावल कम है? तौल के देखे हैं। कहाँ पे तौले? घर में। कितना निकला चावल? भी तौला है। कितना चावल निकला आपका? 40 किलो। अच्छा ये बता रहे हैं कि इनको 2 कम 38 किलो चावल मिला है, जिसमें इनको चावल कम मिली है। और यहाँ पे कई उपस्थित है, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। महोदय अपना नाम बताएं। और रानी रामानंद। अच्छा ये बताएं कि यहाँ पे जानकारी दे रहे हैं कि चावल कम निकली है तौल के जरिए से, तो आप क्या कहना चाहते हैं? हमारा चावल कम दिया है, हम चावल यहाँ तौल के देखे हैं। हाँ तो ओवर चावल हम लोग कम दिया। और यही नहीं, यह भी बता दें कि ग्राम पंचायत जल्दी के सरपंच प्रतिनिधि शिव कुमार ओकरे के द्वारा 5 सालों से अब तक उचित मूल्य दुकान में सरपंच के द्वारा चावल वितरण किया जा रहा है। गांव वालों ने बताया कि इस पूरे मामले में 3 लोगों का मुख्य रूप से हाथ है, जिसमें सरपंच प्रतिनिधि शिव कुमार हो गए, जो इस इलेक्ट्रॉनिक कांटा में चावल बांटा करता था। सचिव हीरा पात्रे, अध्यक्ष जितेंद्र, इन तीनों ने 10 वर्षों से चावल बांटते हुए आ रहे हैं। अपनी सफाई झाड़ते हुए इन तीनों ने ग्रामीणों को धोखे में रखा और उनके चावल को स्वयं हड़प कर खाते रहे। इस लापरवाही में भी सरपंच का हाथ बताया जा रहा है। सरपंच को मालूम है कि कांटे में हेराफेरी किया जाता है। सरपंच प्रतिनिधि शिव कुमार के द्वारा पिछले 10 वर्षों से उचित मूल्यों की दुकान में चावल का वितरण किया जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच के साथ हीरा पात्रे एवं जितेंद्र पात्रे 10 वर्षों से लगातार उनके साथ चावल वितरण करने में लगे हुए हैं। ग्रामीणों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। उचित मूल्य की दुकान को घेर कर ग्रामीणों ने उनके सामने चावल को लेकर फेंक दिया। ब्यूरो रिपोर्ट आरजे रमझाझर। मुंगेली के ग्राम पंचायत दुल्लापुर में रोजगार सचिव के द्वारा बड़ी गड़बड़ी करने का मामला सामने आया है। पूरा मामला मुंगेली जिले के ग्राम पंचायत दुल्लापुर और आश्रित ग्राम पंचायत सोनपुरी, खमरिया, मोतीनपुर तीनों गांव का है, जहां मनरेगा कार्य में कार्यरत सचिव विशाखा खूटे द्वारा रोजगार गारंटी योजना के तहत गड़बड़ी करने की शिकायत ग्रामीणों ने किया है। साथ ही उनका कहना है कि 5 माह बीत जाने के बाद गोदी का पैसा खाता में नहीं आया है। का फिर तो डाले है ऐसे वक्त बोलते भाई
और पैसा है खाता में जाकर पता करते हैं, पता नहीं मिला पैसा। सरपंच है तो सुन भी नहीं करे कुछ। हम महीना हो गया हमारे इतनी पैसा नहीं मिली। सरपंच बोल रहे हैं, तहसील बोल रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है जो गोदी का काम नहीं किया गया है उनके खाते में पैसा आ गया है और जो मेहनत किए हैं उनको कुछ भी नहीं मिला। साथ ही ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि रोजगार सचिव द्वारा आवास के लिए पैसे का मांग भी किया जाता है। आवास के नाम साहब 10,000 रूपए मतलब धोखा नहीं ले ली। मनीष कुटेश्वर जी रोजगार सहायक है, उसको पत्नी है श्रीमती, लेकिन कार्यकर्ता वही कर रहे हैं। सब आदमी से जिसका आवास नहीं आया उससे 200 रुपए लिए सबका आवास लागू कर दिया। अभी तक कोई अता पता नहीं। पथरिया से रेखचंद साहू की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। अचानक मार टाइगर रिजर्व के 19 गांव में सभी प्रकार के निर्माण कार्य पर वन विभाग के द्वारा रोक लगाने करा रहे हैं, उसमें भी जो है रोक लगा दिया गया है। अब देखिए, एक तो वैसे ही हमारे ग्राम पंचायतों में, जंगल क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में कामों की ऐसी कमी है, लोग ऐसी बेरोजगार घूम रहे हैं, तो मूलभूत सुविधाओं का अभाव है बुरी तरह। तो ऐसे समय में आप विस्थापन भी, एक तरह से विस्थापन की प्रक्रिया भी आप पूरी तरह रोक दिए हैं, विस्थापित भी नहीं कर रहे हैं और उन्हें जीने भी नहीं दे रहे हैं। तो ये दोनों इससे क्या है, हमारे ग्रामवासी जो है आहत हैं, परेशान हैं। तो मूलभूत सुविधाओं से तो वंचित मत रखिए। हमारा कहना यही है कि इनको जो है रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, पानी, कंप्यूटर सुविधाओं से तो वंचित मत करिए। इसी बात को लेकर हम आए हुए थे। आदरणीय प्रभारी मंत्री महोदय से भी हमारी इस बारे में बात हुई। उन्होंने भी आश्वस्त किया कि वन मंत्री से बात करके इसका उचित हल निकालें। सरपंच का कहना है कि जंगल में रहने वाले जनजाति के बैगा आदिवासी के विकास कार्य में वन विभाग के द्वारा रोक लगा दिया गया है, जैसे कि नाली निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल निर्माण, नल निर्माण, सीसी रोड, प्रधानमंत्री आवास योजना आदि ऐसे अनेक काम पर रोक लगा दिया गया है, जिससे हम सभी सरपंच काम कराने में असमर्थ हैं और हमें जल्द काम कराने का आदेश नहीं दिया जाता है। तो हम सभी सरपंच अपने पद को जल्द ही इस्तीफा देने की बात सरपंचों के द्वारा कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, RJ रमझाझर। रायगढ़ जिले के सरिया अंचल के 1.5 दर्जन गांवों में बाढ़ के कारण फसल, मकान और अन्य सामानों का नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव के बाद अब सहायता पहुंचाने का काम चल रहा है। इसके लिए सर्वे का काम पूर्णता की ओर है। आज जमीनी हकीकत से रूबरू होने और पीड़ितों की हालचाल जानने प्रभावित गांवों का आज कलेक्टर भीम सिंह ने दौरा किया और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दरमियान उन्होंने पुसौर अंचल में गौठान, गिरदावरी कार्य, पोषण आहार और सरकारी समिति में खाद्य वितरण का भी निरीक्षण किया। हम आपको यह बता दें कि बाढ़ से बरमकेला ब्लॉक के 1.5 दर्जन गाँवों में सर्वे के बाद 496 हेक्टेयर धान एवं सब्जी फसल को नुकसान पहुँचा है। वहीं 2967 मकानों का आंशिक रूप से और 90 मकान पूर्णतः नष्ट हुए हैं। इन्हें शासकीय मदद के अलावा जिला एवं पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न संगठनों के माध्यम से भी दिनचर्या के सामान वितरित किए जा रहे हैं। जिले में भीषण बाढ़ का कहर सिर्फ रहा तो 48 ही घंटे। बाढ़ चला गया लेकिन पीछे छोड़ गया बर्बादी एवं तबाही का आलम। इस बर्बादी एवं तबाही से राहत देने के लिए कलेक्टर भीम सिंह द्वारा न सिर्फ सरकारी मदद पहुंचाई जा रही है बल्कि विभिन्न संगठनों के माध्यम से राहत के उपाय किए जा रहे हैं। लेकिन अब देखना यह है कि सरकारी मुआवजा कब तक मिल पाता है और इस बाढ़ में मुआवजा के नाम पर कोई भर्रा सही न हो। आखिर बाढ़ ने जो तबाही का आलम रचा है उससे भरपाई कब होगा और इस तरह के हर साल आने वाले बाढ़ से निजात पाने के लिए स्थायी हल कब निकलेगा, यह देखने वाली
बात होगी। एक तरह से कलेक्टर भीम सिंह की अगुवाई में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए प्रशासन काफी सजग एवं मुस्तैद दिखाई दे रही है, क्योंकि भीषण बाढ़ के समय से लेकर अब तक कलेक्टर भीम सिंह स्वयं निगरानी करते स्वयं जमीनी हकीकत से रूबरू होते जा रहे हैं, जो उनकी बेहतर कार्यशैली एवं संवेदनशीलता का परिचायक है। आज भी उन्होंने कुछ राहत सामग्री का वितरण किया। उनके साथ जिला पंचायत के सीईओ ऋचा चौधरी, तहसीलदार राकेश वर्मा, जनपद सीईओ नीलाराम पटेल, नायब तहसीलदार प्रेमा केसकोटा सहित पूरा शासकीय अमला भी रहे। अब कलेक्टर के दौरा के बाद जल्द ही मुआवजा एवं राहत राशि मिलने की उम्मीद है। आगे देखना होगा कि आखिर कब तक मुआवजा मिल पाता है, और यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसमें गड़बड़ी या गफलतबाजी न हो। हमारे पटवारी कर रहे हैं और जैसे मकानों का भी बताया, जिसकी भी आंशिक रूप से क्षति हुई है उसको पैसा अलग मिलेगा, पूर्ण रूप से क्षति है उसको 95,000 रुपये मिलेगा। इसके अलावा जो सामान भी जिनका गया है, हमारे सभी पटवारी ने सर्वे किया है, प्रशासन की तरफ से उन सभी को पैसा RBC 64 के तहत दिया जाएगा। बरमकेला से मोहन नायक की रिपोर्ट, RJ रमझाझर। नेचुरल वेंटिलेशन हमेशा से दिया जाता था, लेकिन उसको बताया नहीं जा रहा है। हम आज आपको बताएंगे कि आप घर बैठे बगैर किसी पैसा खर्च किए किस तरीके से आप नेचुरल वेंटिलेटर से वेंटिलेशन हासिल कर सकते हैं। बेसिकली इसको कहते हैं प्रोन वेंटिलेशन। तो बेसिकली प्रोन वेंटिलेशन एक्चुअली प्रोन पोजीशन को, जो मैकेनिकल वेंटिलेटर दिया जाता है उसको प्रोन पोजीशन में भी दिया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको मैकेनिकल वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप प्रोन पोजीशन में भी आ जाएंगे तो भी आपके लंग्स की सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। और एक ख़ास बात जो मैं आपको बताऊंगा वो ये कि ये जो प्रोन पोजीशन है या प्रोन वेंटिलेशन है, ये मैकेनिकल वेंटिलेशन के मुकाबले में 70% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। जी हाँ, मेरी बात को आप नोट कर लीजिए। मैकेनिकल वेंटिलेटर जिसका आप एक एक दिन का 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार रुपये देते हैं, और ये फ्री का वेंटिलेशन उसके मुकाबले में 70% ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो क्या है ये प्रोन वेंटिलेशन? प्रोन वेंटिलेशन बेसिकली एक पोजीशन का नाम है जिसके अंदर पेशेंट को, जिसको सांस लेने में दुश्वारी है, उसको आप पेट के बल लिटा दें। पीठ के बल नहीं, पेट के बल। पेट के बल लिटा दें, गर्दन के नीचे एक तकिया दें और उसके पेट के नीचे 2 तकिए दें और उसके पिंडलियों के नीचे 2 तकिए दें। ये एक प्रोन पोजीशन है। इस पोजीशन में जब बंदा लेट जाएगा आधा घंटा से 45 मिनट, तो उसके लंग्स के अंदर सांस लेने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी। आप देखोगे कि बहुत जल्द उसको जो सांस लेने में दुश्वारी है उससे वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हर 6 से 8 घंटे में 30 से 45 मिनट अगर इस पोजीशन में लेटाएंगे आप, तो जो मैकेनिकल वेंटिलेटर का फ़ायदा है उससे 70% ज़्यादा फ़ायदा आपको इस प्रोन वेंटिलेटर से होगा। तो ये एक काम की बात हमने आपको बताई। दूसरी काम की बात हम आज बताएंगे कि इन केस अगर आपको कोरोना का अटैक नहीं हुआ है, अभी तक बचे हुए हैं और आप चाहते हैं कि कोरोना का कभी अटैक ना हो, तो उसके लिए आपको करना क्या है? ज़ाहिर है आप ये कई बार सुन चुके हैं और हर बड़े से बड़े डॉक्टर से, WHO से, बड़े इदारों से सुन चुके हैं कि कोरोना का एक ही प्रॉब्लम है जो वजह से कोरोना आता है, वो है वीक इम्यूनिटी सिस्टम। मतलब अगर आप अपने इम्यून सिस्टम को बनाए रखें तो आपके ऊपर कोरोना का कोई अटैक नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करें आपको? तो अगर आपको अपना म्यूकोसल इम्यूनिटी बढ़ाना है तो इसके लिए आपको डेली 0.2 मिलीग्राम ऑफ विटामिन C फ्रॉम फ्रूट्स या नेचुरल सोर्सेस से लेना है। ये 0.2 मिलीग्राम कितना होता है? बहुत आसान है। अगर आप दिन में 3 मैंगो एवरेज साइज़ के, या 1 जाम अमरूद जो होता है जिसको जाम कहते हैं, गुआवा कहते हैं, वो लें, या 2 संतरे ऑरेंजेस, ये तीनों में से कोई एक चीज़ भी अपने डेली फूड इंटेक का हिस्सा बनाएं, प्रेफरेबली अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के अंदर खाना खाने से पहले। तो आपको 0.2 mg ऑफ विटामिन C का कोटा मिल जाएगा। या इसके अलावा अगर आप चाहेंगे वेजिटेबल्स लें तो 4 टमाटो एवरेज साइज़ के ले लें, या टमाटो के साथ क्यूकम्बर ले लें आप,
तो भी आपको आपका विटामिन सी का डोसेज मिल जाएगा। इस तरीके से आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बरकरार रहेगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस वगैरह जो हम हमारे दूसरे वीडियोस के अंदर हैं उनका प्रैक्टिस कर लें तो काफ़ी रहेगा। नंबर 3 बात, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोरोना का अटैक आ ही चुका है और अब आप फिर रहे हैं दवाखाना बेड ढूंढते हुए और परेशान, तो उसके बदले में घर बैठिए। अगर आपको कोरोना के जो सिम्टम्स हैं उसके अंदर बुखार है, सर्दी है और सांस लेने में दुश्वारी है, ये तीनों में से कोई भी है तो नेचुरल वेंटिलेशन के बारे में तो हम पहले अर्ज़ी कर चुके हैं। उसके अलावा बुखार और खांसी वगैरह अगर है तो क्या करना है, आपको कोरोना पॉजिटिव भी आ चुका है तो सिर्फ 3 दिन के अंदर आप उस पॉजिटिव को निगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, इससे पहले भी हमने वीडियो में बताया है, आज फिर आपको बता रहे हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि पहले दिन डे 1 आपका जो बॉडी वेट है, सपोज़ मिसाल के तौर पे मैं एक आसान मिसाल देता हूँ, आपका बॉडी वेट है 60 kg। अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है तो पहले दिन अपने बॉडी वेट को 10 से डिवाइड कीजिए। सो 60 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया? 6, मतलब 6 गिलास कोकोनट का पानी, फ्रेश जो ग्रीन वाला कोकोनट होता है उसका पानी 6 गिलास और 6 गिलास संतरे का या कोई भी सिट्रस फ्रूट का जूस, जिसके अंदर संतरा हो सकता है, मौसम्बी हो सकता है, पाइनएप्पल हो सकता है, ग्रेप फ्रूट हो सकता है, इनमें से किसी का भी 6 गिलास जूस। तो 24 घंटे के अंदर डे 1 24 घंटे के अंदर आप 6 12 गिलास जूस पिएंगे। इसके अलावा आप कोई और ग़िज़ा नहीं लेंगे, नो सॉलिड फूड, नो अदर फूड। ये डे 1 हो गया। डे 2 सेम आपका बॉडी वेट अज्यूम करिए 60 kg, लेकिन इस बार बजाय 10 के 20 से डिवाइड कीजिए। तो 60 डिवाइडेड बाई 20 कितना हो गया? 3 मतलब 3 गिलास जो है आपको, पहले दिन आपने 6 12 गिलास, दूसरे दिन 3 6 गिलास, 3 गिलास कोकोनट वाटर, 3 गिलास संतरे का जूस, 6 गिलास आपने सुबह से लेके लंच तक पीना है। डिनर का टाइम जब आएगा तो उस वक्त सेम बॉडी वेट को मल्टीप्लाइड कीजिए 5 से। 60 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज़ 300।